हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे होंगे आप। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंश्योरेंस की एक सीरीज़। ये सीरीज़ हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं मोस्टली सब में काम आएगी। जैसे LIC का एग्ज़ाम हुआ, APFC में इंश्योरेंस आएगा, APFO में आएगा, और आपका LIC I38 एजेंट के लिए भी ये सीरीज़ काम आएगी। तो ओवरऑल ये सीरीज़ काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। चलो अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो हम देखते हैं कि हम आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस एजेंसीज। इस चैप्टर में व्हाट वी लर्न टुडे, हम आज क्या क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इसकी हिस्ट्री क्या है लाइफ इंश्योरेंस की। हिस्ट्री ऑफ जर्नल इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगी, एक लाइफ इंश्योरेंस हिस्ट्री और एक जर्नल इंश्योरेंस हिस्ट्री, ठीक है। एंड मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी आई थी, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, और फिर उसके बाद एडा एक्ट आया, कैसे एडा एक्ट आया, क्या हुआ, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो प्लीज़ ये लेक्चर पूरा देखना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा। इसमें से आधी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी, और ये लेक्चर इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अब इंश्योरेंस क्या है, ये सभी को पता होता है आज के टाइम में कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस होता है कि आप किसी कंपनी से पॉलिसी लेते हो, उसके बदले उसको प्रीमियम देते हो, पैसे देते हो, और वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि इंश्योरेंस इज द फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरी यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटीजेंट एंड अनसर्टेन लॉस। जो हमारा अनसर्टेन लॉस होता है ना, उसको ये कवर करता है। इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज द इक्विटेबल ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। ये पेमेंट के बदले एक एक्सचेंज से एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी पे ट्रांसफ़र होता है। हमारा जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, यूनियन लिस्ट में। मतलब इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। अब देखते हैं इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस। ये स्लाइड पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हिंदी में बताना चाहूँगी अपनी लैंग्वेज में। तो उसके बाद ये स्लाइड आप पढ़ना, देन आपके लिए इजीली हो जाएगा। पहले क्या होता था ना, पहले जो हमारे ट्रेड होते थे वो सब शिप के थ्रू होते थे। मतलब पानी के जहाज़ से ही माल आएगा जाएगा, जितना भी कारोबार होता था वो सारा शिप के थ्रू ही होता था। तो कई बार क्या होता था कि जैसे सपोज करो अब पानी के रास्ते से शिप जा रहा है, तो हो सकता है शिप डूब जाए, माल चोरी हो जाए, तूफान आ जाए, या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, तो डेफिनेटली लॉस तो होगा ही। तो इस लॉस से बचने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी मैरीन कार्गो की। मतलब मैरीन कार्गो समुद्र के इंश्योरेंस की हुई थी। ये 4th सेंचुरी में हुआ था। इसमें क्या होता था, इसमें बेसिकली होते थे जो मनी लैंडर होते थे ना, मतलब साहूकार होते थे, वो शिप मर्चेंट को लोन प्रोवाइड करवाते थे और उनसे एज ए प्रीमियम इंटरेस्ट लेते थे। और जब उनका शिप वापस आ जाता था, मतलब सकुशल मंगल वो वापस आ गया, कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो क्या करते थे कि जो शिप, जिसका शिप होता था, जिसने लोन लिया होता था, वो शिप मर्चेंट को लोन रीपे कर देता था, और जो उसने इंटरेस्ट दिया वो एज ए प्रीमियम चार्ज होता था। तो इसी प्रोसेस को कहते थे बॉटमरी लोन्स। इंश्योरेंस नहीं कहते थे, बॉटमरी लोन्स कहते थे। अब देखो ये मैंने आपको बताया, इसे कहते थे, ये कौन करता था, ये करते थे बेबीलोन ट्रेडर्स, ठीक है। अब मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ बता दिया। बेबीलोन ट्रेडर्स हैड एग्रीमेंट वेयर दे वुड पे एडिशनल सम टू लैंडर एज ए प्राइस ऑफ फॉर राइटिंग ऑफ देयर लोन इन केस ऑफ शिपमेंट was lost or stolen. These were called bottomry loans. और भरूच और सूरत के जो ट्रेडर्स होते थे वो भी सिमिलर यही प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। क्योंकि उनके जो शिप होते थे ना, भरूच और सूरत से वो जाते थे श्रीलंका, इजिप्ट, ग्रीस, तो वो भी सेम बेबुलियन ट्रेडर वाला ही प्रोसेस फॉलो करते थे।
अब देखते हैं ग्रीक में कैसे होता था। ग्रीक में होता था, ग्रीक के लोग होते थे, वो वैनवोलेंट सोसाइटीज होती है कि मतलब जैसे किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो उसके फनरल मतलब अंतिम संस्कार के लिए, या कोई मेंबर मर गया तो वो क्या करते थे, उसके लिए पैसा कलेक्ट करते थे। और इनहेबिटेंट्स ऑफ रोड्स क्या करते थे कि उनका गुड लॉस्ट हो गया, खो गया, तो वो भी क्या करते थे कि कुछ अमाउंट रखते थे जिससे वो जो लॉस है ना उसको बियर कर सके। और चाइनीज़ में भी ऐसा होता था। चाइनीज़ में क्या होता था कि जैसे जो उनका लॉस होता था ना, वो वुड भी ओनली पार्शियली होता था, वो पार्शियली कंपनसेट करते थे, पूरा नहीं करते थे। तो देखो, आप देखो ये किस इंश्योरेंस अभी नहीं आया, इंश्योरेंस एंशियंट टाइम से आया हुआ है, और ये हमारे ग्रंथों में भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि बेबुलियन ट्रेडर्स कैसे करते थे, और गुजरात और भरूच के सूरत और भरूच के ट्रेडर्स भी बेबुलियन को फॉलो करते थे। फिर ग्रीक में कैसे होता था, इनहेबिटेंट्स कैसे करते थे, चाइनीज़ कैसे करते थे, ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? In India, the principle of life insurance was reflected in the institution of joint family system in India. जैसे इंडिया में होता है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर किसी एक के साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, तो पूरी फैमिली मिलके क्या करती थी, अनफॉर्चुनेटली कोई डिमाइस ऑफ मेंबर हो गया, कोई मेंबर मर गया, तो पूरी फैमिली मिलके क्या करती थी, फैमिली को सिक्योर फील करवाने के लिए कंट्रीब्यूशन करती थी। और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस था। और इसी को उस पर क्रैक करने के लिए पहली कंपनी हमारी आई थी लॉयड। ठीक है, मॉडल द ओरिजिन ऑफ मॉडल कमर्शियल इंश्योरेंस, लॉयड ने मॉडल कमर्शियल इंश्योरेंस स्टार्ट किया था, जिसका नाम था लॉयड कॉफ़ी हाउस। और ये कहाँ हुआ था? लंदन में। ये क्या करते थे, ट्रेडर हु यूज टू गैदर देयर हु वुड एग्री टू शेयर द लॉसेस टू देयर गुड्स कैरी बाय शिप। उनके शिप में जो गुड्स जाता था ना, तो उसका लॉस बियर करने के लिए एग्री होते थे। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था? मैंने आपको बताया था मैरीन कार्गो इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक अमिकेबल सोसाइटी बनती है 1706 में लंदन में। ये होती है फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट लाइफ कंपनी इन द वर्ल्ड कौन सी है। अब मैं आपको यहाँ डिफरेंट बताऊंगी कि फर्स्ट कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस की थी वर्ल्ड की कौन सी है, इंडिया की कौन सी है, और पहली कौन सी थी। ये तीन अलग क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्ल्ड की कौन सी थी? एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस। और ये कब आई थी? ये आई थी 1706 में। इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये हमारा वो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि 1818 में फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी आई थी। वर्ल्ड की कौन सी थी? मैंने पीछे डिस्कस करी आपको, अब आप कमेंट में मेंशन करो। 1818 में आई थी। इंडिया में जो आई थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये कहाँ आई थी? ये आई थी कलकत्ता में। लेकिन इसे किसने बनाया था? ये बनाया था इसको यूरोपियंस ने। तो इसमें क्या होता था, यूरोपियंस जो होते थे ना, ये यूरोपियंस ने बनाई थी, क्योंकि यूरोपियन इंडिया में बिजनेस वगैरह कर रहे थे, तो उनको अपने मतलब शिप वगैरह के लिए, सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस चाहिए होता था। तो इन्होंने कलकत्ता में एक पहली कंपनी बनाई जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते थे, यूरोपियन को तो कम प्रीमियम में इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे, लेकिन इंडियन को ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, प्रीमियम चार्ज करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा पार्शलिटी थी, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे कि यूरोपियन को कम प्रीमियम में अच्छा इंश्योरेंस देंगे और इंडियन को ज़्यादा प्रीमियम लेंगे फिर भी इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो ये चीज़ सब यहाँ पे चलती आ रही थी। हाउएवर द कंपनी फेल्ड इन 1834, और इसीलिए ये कंपनी 1834 में फेल हुई। रीजन मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, बहुत ज़्यादा ये चार्जेस करते थे इंडियन से, इसलिए कंपनी फेल हो गई। मीनवाइल इसी पीरियड के बीच में 1829 में बनती है सेकंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मद्रास में, मद्रास इक्विटेबल। पहली कौन सी थी? पहली बनी थी 1818 में। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता में बनी थी। कौन सी थी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड थी मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये कहाँ बनी थी? मद्रास में। इसके बाद क्या होता है, 1870 में एक पॉलिसी इशू होती है द यूरोपियन एंड द एल्बर्ट के थ्रू। फिर 1870 में फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी
बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी। अब एक बार दोबारा रिकॉल करो, 1818 में कौन सी बनी थी, कमेंट में मेंशन करो। 1829 में कौन सी बनी थी, ये भी मेंशन करो। और जो वर्ल्ड की फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी थी वो कौन सी थी, वो भी आप मेंशन करो। मीनवाइल मैं आपको इसका पूरा क्रक्स समझाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इस लेक्चर को आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊँ कि आपको बाद में कोई इश्यूज़ वगैरह ना हो, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो इसको। चलो अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया 1818 में ये कंपनी बनी थी, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। फिर 1829 में बनी सेकंड लाइफ इंश्योरेंस, मद्रास इक्विटेबल मद्रास में। 1870 में बनी फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी। अब देखते हैं 1870 से 1890 के बीच में बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, क्योंकि इसमें जैसे लाइक हो गया ओरिएंटल, भारत एंड एम्पायर ऑफ इंडिया, ये सब आ रही थी। इसमें क्या हो रहा था कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब इंडिया में ये कंपनीज बन रही थी तो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो धीरे धीरे और ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी आने लगी। यहाँ 3 कंपनी और इस्टेब्लिश हुई 1906 में। स्वदेशी मूवमेंट में जो कंपनी आई थी उसमें किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, ये भी पूछा जाता है। इसमें था मुक्तिलाल का, ठीक है। फिर 1906 में 3 कंपनी आई। पहली थी यूनाइटेड इंडिया इन मद्रास, सेकंड थी नेशनल इंश्योरेंस इन कलकत्ता, थर्ड थी द कोऑपरेटिव एश्योरेंस एट लाहौर, ये लाहौर में बनी थी, ठीक है। इन सभी कंपनियों, अब ये सारी कंपनियां बन गए, अब इन सब में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब इन सब कंपनियों को रूल एंड रेगुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया। गवर्नमेंट ने सोचा कि इन 3 कंपनियों में जब काम हो रहा है तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन रेगुलेट करेगा, उसके लिए एक एक्ट आया 1912 में, ठीक है। 1912 में, ये देखो मैंने मेंशन किया हुआ है, 1912 में एक एक्ट आया। तो उस एक्ट में कहा गया था जो प्रीमियम रेट टेबल है ना, और प्रीडिकल वैल्यूशन है, वो शुड बी सर्टिफाइड बाय अमाउंट शुड बी सर्टिफाइड बाय एन एक्चुअरी, एक्चुअरी के थ्रू सर्टिफाइड किया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ना एक पोस्ट होती है जिसमें वो पॉलिसी डिज़ाइन करता है, पॉलिसी के प्रीमियम डिज़ाइन करते हैं, सारा सब कुछ। तो ये जो पोस्ट होती है ना एक्चुअली की, ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, ये बहुत टफ होता है इसका एग्ज़ाम। अब ये बन चुकी थी। उसके बाद क्या हो रहा था कि अब 1938 में इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए दोनों के लिए एक एक्ट पास हुआ 1938 में। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए था। अब 1938 में क्या हुआ, 1938 में फर्स्ट लेजिस्लेशन गवर्निंग एक्ट आया, जिसमें लाइफ और नॉन लाइफ मतलब जनरल इंश्योरेंस, जिसमें मतलब कार, बाइक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग सबका इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। फिर उसमें क्या हुआ, 1947 में देश आज़ाद हो गया था और डिमांड होने लगी थी कंपनियों को नेशनलाइजेशन किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था कंपनियों को और डाउनफॉल भी जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 245 कंपनियों को नेशनलाइजेशन किया गया था। अब मैं आगे आपको स्लाइड दिखाती हूँ। 1956 में मैंने मेंशन किया हुआ है किस किस तरह से हुआ था। लाइफ ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन हुआ जनवरी 1956 में नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। जून तक LIC एक्ट आया क्योंकि काम चल रहा था। फिर सितंबर में ये फाइनली एक्ट बन गया और इसका इनिशियल कैपिटल था 5 करोड़ रुपए। इसमें 154 इंडियन इंश्योरेंस कंपनी थी और 16 नॉन इंडियन कंपनी थी और 75 प्रोविडेंट फंड सिक्योरिटी थी, जिन सबको मिला के मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बन गया। अब क्या था, मैंने आपको ये भी बता दिया जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। फिर ये हिस्ट्री यहाँ पे इसकी ख़त्म हो गई है लाइफ इंश्योरेंस की। अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ जनरल लाइफ इंश्योरेंस। 1850 में फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में थी ट्रीटोन। ट्रीटोन एक कंपनी थी जो जनरल इंश्योरेंस को कवर करती थी। ये चल ही रहा था। फिर 1900 कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये सभी तरह के जनरल इंश्योरेंस कवर नहीं करती, तो हम दूसरी कंपनी लाते हैं। फिर 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी आई। ये फर्स्ट कंपनी थी जो ट्रांजेक्ट करती थी जनरल इंश्योरेंस, मतलब सभी तरह की जनरल इंश्योरेंस में, कार भी है, बाइक भी है, मैरीन भी है और आपका हर तरह का इंश्योरेंस, लॉस, फायर, सब फायर, ये सब बन गया, ठीक है। इसके बाद ये चल ही रहा था तो 1907, ठीक है। ये कंपनी क्या थी,
अब गवर्नमेंट सोचने लगी हमने इन कंपनियों को बना तो दिया, उसके लिए गवर्नमेंट को लगा कि हम एक काउंसिल बनाते हैं जो इन सब कंपनियों को देखेगी। लाइफ इंश्योरेंस का तो बन ही गया था अलग से, 1912 का जो एक्ट आया था, अब बनना था जर्नल के लिए। तो गवर्नमेंट ने 1957 में जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल बनाई। किसके अंडर बनाई थी? इंडियन एसोसिएशन के अंडर बनाई थी, लेकिन इसका कुछ खास ज़्यादा रोल नहीं था। और इसके बाद एक एक्ट आया सॉरी इसके बाद एक एक्ट आया, गिबना एक्ट 1972 में। 1972 में ये जो एक्ट आया था ना, यहाँ पे 107 कंपनी मर्ज हुई थी और इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। देखो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू जर्नल इंश्योरेंस गिबना में 107 कंपनी मर्ज हुई और 4 ग्रुप में से डिवाइड किया गया। 4 ग्रुप के उनकी कंपनी के नाम क्या थे? नेशनल इंश्योरेंस, इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस। ये 4 कंपनी थी। अब गवर्नमेंट इंडिया को पता था कि बिजनेस हैंडल नहीं हो पा रहा है इंश्योरेंस का, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। अब ये सबका बिजनेस, ये सब काम कर रहे थे अपना इंश्योरेंस वगैरह का, लेकिन काम इतना ज़्यादा हो चुका था कि ये हैंडल नहीं हो पा रहा था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि क्यों ना हम इसके लिए एक कमेटी बनाएं। इसके बाद एक कमेटी बनती है 1973 में। 1900 इससे पहले कंपनी जो होती है ना, 1973 में ये चारों कंपनी किस में आ जाती हैं? जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आ जाती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन कंपनियों का टेक केयर करने के लिए। फिर 1993 में आती है मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी कौन हेडिट कर रहे थे? मल्होत्रा कमेटी हेडिट कर रहे थे आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा। और 1993 में ये कमेटी आती है और 1 साल बाद रिपोर्ट सबमिट की जाती है और इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन होती है कि हमें सभी कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, इसके रूल और लॉज बनाने के लिए एडा बनानी चाहिए। एडा मतलब द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर 1999 में एडा एक्ट आता है, एडा एक्ट पास हो जाता है 1999 में। उसके बाद क्या होता है? 1999 में बनता है और 2000 में एडा को क्या, एडा कैसे इनकॉर्पोरेटेड होती है? एज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है। और फिर 2000 में ही, सन 2000 में ही इंडिया क्या करता है? इंडिया फॉरेनर्स प्लेयर को बोल देता है कि आप यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकते हो। ये सब चल रहा था। मैंने आपको पहले बताया कि पहले जीआईसी में 4 कंपनी एनरोल हुई थी, 107 कंपनी को 4 ग्रुप में बना दिया था। अब उसको 2002 में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब हम इसको जीआईसी से सेपरेट कर देते हैं। उन्होंने चारों कंपनियों को जीआईसी से सेपरेट कर दिया और एक री इंश्योरेंस कंपनी बनाई। और एक मैंने आपको बताया था एक्चुअरी की। एक्चुअरी कौन होते हैं? एक्चुअरी होते हैं जो पॉलिसी डिजाइन करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। फिर 2006 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया एक्चुअरीज के लिए, ठीक है। और 16 सितंबर 2003 को इंडिया रिपोजिटरी सर्विस स्टार्ट हो गई। तो ये थी पूरी हिस्ट्री। और इसके लिए मैंने आपको एक समरी चार्ट भी दिया हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए। देखो जैसे पहले मैंने लिखा है 1870 में क्या आया? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस। 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट आया। फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आया। 1956 में LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बॉर्न हुआ। फिर 1957 में GIC आई। 1972 में जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट आया। 1993 में मल्होत्रा कमेटी आई। 1999 में एडा का बर्थ हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन की हुई हैं। और ये मैंने लिखा हुआ है मिस्टर प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने 2010 में एक लॉन्च की थी इंडिया की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो मुंबई बेस्ड कंपनी थी और इंडिया की यंगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, द इंश्योरेंस एक्ट टू गवर्न बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाज पास्ड इन विच ईयर? ये किस ईयर में पास्ड हुआ था? ये हुआ था 1938। 1938 में एक इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि आप लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों कवर करोगे इंश्योरेंस में। उससे पहले क्या होता था? सिर्फ जर्नल इंश्योरेंस कवर होते थे। क्वेश्चन नंबर 2, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? LIC किस ईयर में आई थी? LIC आई थी 1956 में आई थी। LIC का जन्म 1956 में हुआ था और मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में बताया है कि जनवरी में क्या हुआ था, जून में क्या हुआ था, इसका सीक्वेंस मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फर्स्ट जर्नल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। हमारी फर्स्ट जर्नल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया कौन सी है? वो थी टिटोन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट वर्ल्ड इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी?
कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, अगर नहीं पता तो जाकर लेक्चर देखो। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 1912 में पास हुआ था। ये क्यों पास हुआ था? ये इसलिए पास हुआ था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज खुल गई थी, तो उनको रूल एंड रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट चाहिए था, इसलिए ये एक्ट पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू बिगिन ऑपरेशन इन इंडिया। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी? वो थी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। ये इंडिया में स्टार्ट हुई थी, इंडिया वालों की कंपनी थी। आपको मुझे ये बताना है 1818 में जो कंपनी स्टार्ट हुई थी LIC की, वो यूरोपियन ने स्टार्ट की थी, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? लाइफ इंश्योरेंस इंडिया का बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस कब नेशनलाइज हुई थी? इसका आंसर है 1956। क्वेश्चन नंबर 7, द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज द फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ईयर? अभी मैंने आपसे पूछा था कि 1818 में इंडिया की फर्स्ट कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसका नाम बताओ। उसका नाम, उसका सन मैंने आपको बताया था कि 1818 में स्टार्ट हुई थी, तो उसका नाम भी आप बताओ। अगर नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर देखो, वैसे मैं नाम बता देती हूँ, वो थी ओरिएंटल। क्वेश्चन नंबर 8, द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज इन विच ईयर? ये हुआ था 1973 में स्टार्ट हुआ था। विच सेक्शन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 ग्रांट पावर टू IRDA टू फ्रेम रेगुलेशन? ये पूछ रहा है कि इंश्योरेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन IRDA को पावर देता है कि वो रूल एंड रेगुलेशन बना सके? तो इसका आंसर है सेक्शन नंबर D 114A। क्वेश्चन नंबर 10, IRDA एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? IRDA एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में? तो ये हुआ था 1999 में। अब आप मुझे बताओ IRDA को स्टैच्यूरी में कब लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए री इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया? री इंश्योरेंस कंपनी इंडिया कौन सी है? तो वो थी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी इंश्योरेंस कंपनीज वर मर्ज्ड टू फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? LIC में कितनी कंपनी मर्ज हुई थी? LIC में मर्ज हुई थी 245 कंपनी। अब आपको मुझे ये बताना है कि इसमें प्रोविडेंट फंड की कितनी कंपनी थी और फॉरेन कितनी कंपनी थी और इंडियन कितनी कंपनी थी, ये सारी चीज। नंबर 1, प्रीमियम। मैं आपको पूरा लेक्चर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। प्रीमियम क्या होता है? जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हो, उसके बदले में आपको जो अमाउंट देना होता है ना, वो कहलाता है प्रीमियम। द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू एन इंश्योरेंस कंपनी। आप इंश्योरेंस कंपनी को एक अमाउंट देते हो। ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इंश्योरर। इंश्योरर क्या होता है? एन इंश्योरर इज ए कंपनी और एंटिटी डेट प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसी। जो कंपनी आपको पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है वो इंश्योरर कहलाएगी। जैसे आप कोई पॉलिसी खरीदते हो, आपने एक पॉलिसी खरीदी HDFC से, तो HDFC इंश्योरर है। ठीक है, ये पॉलिसी क्या करती है? दिस पॉलिसी हेल्प कवर पोटेंशियल रिस्क और लॉस। ये हमारे पोटेंशियल रिस्क और लॉस को कम करती हैं। और जैसे हमारी इलनेस हुई, लाइबिलिटी हुई, और उसके बदले में ये हमसे क्या लेती हैं? प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम मैंने अभी आपको बताया था प्रीमियम क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, इंश्योर्ड। इंश्योरर मैंने आपको बताया कि जो पॉलिसी सेल करती है, और इंश्योर्ड होता है जो पॉलिसी परचेज करता है, मतलब पर्सन एग्री है। ठीक है, सिंपल टर्म में आपको बताती हूँ कि इंश्योर्ड इज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योर्ड क्या होता है? एक पर्सन भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। कई बार कंपनियां भी तो अपने लिए पॉलिसी परचेज करती हैं, एक पर्सन भी करता है। तो ये लोग एग्री होते हैं अमाउंट पे करने के लिए कुछ इंसिडेंट के लिए, जैसे एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो ये इंश्योर्ड कहलाते हैं। मतलब हम अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं तो हम हो गए इंश्योर्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म,
ये इसका इंश्योर्ड का एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखो, फॉर एग्जांपल इन हेल्थ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड इज द पर्सन हु रिसीव मेडिकल कवरेज। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो इसमें इंश्योर्ड कौन है? जिसको मेडिकल कवरेज रिसीव हो रहा है, मेडिकल बेनिफिट मिल रहे हैं, वो आपका हो गया इंश्योर्ड पर्सन। अगर आप कार इंश्योरेंस करवा रहे हो तो कार का ओनर हो गया और ड्राइवर हो गया, जो उस पॉलिसी में कवर है, वो हो गया इंश्योर्ड पर्सन। आई होप आपको इंश्योरर और इंश्योर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म क्या होता है? जब भी हम किसी पॉलिसी को ख़रीदने के लिए जाते हैं ना, तो हमें एक फॉर्म मिलता है, उसमें हमें अपनी सारी डिटेल भरनी होती है, जैसे नाम, एज, एड्रेस, वो प्रपोजल फॉर्म कहलाता है। तो ये लिखा हुआ है, ए प्रपोजल फॉर्म इज द डॉक्यूमेंट यू फिल आउट व्हेन यू अप्लाई फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, वही कहलाता है आपका प्रपोजल फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या क्या डिटेल होती हैं? नाम, एज, एड्रेस, ठीक है। इसमें हेल्थ और लाइफ स्टाइल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये इंश्योरेंस कंपनीज सारी चीज़ें देखते हैं कि सब एवरीथिंग लुक गुड एंड फाइन, तो वो क्या करती है, आपकी पॉलिसी स्टार्ट कर देती हैं। ये अगर सिंपल टर्म में कहा जाए तो प्रपोजल फॉर्म, ये देखिए, इन सिंपल टर्म प्रपोजल फॉर्म आर द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई फॉर इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक इंश्योरेंस कंपनी एक पर्सन को प्रॉमिस करती है कि वो उसको इतना अमाउंट देगी, और एक फिक्स अमाउंट होता है, वो कहलाता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट इंश्योरेंस कंपनी गारंटी टू पे द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को प्रॉमिस करती है कि आपको इतना अमाउंट देगी इन केस ऑफ, अगर कोई इवेंट हो जाता है, लाइक डेथ हो जाती है, इलनेस हो जाती है, या अदर सर्कमस्टांसेज हो जाते हैं, तो कंपनी एक फिक्स अमाउंट देती है, वो कहलाता है सम एश्योर्ड, ठीक है। ये अब आप इसका एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, इन लाइफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड अमाउंट, द सम एश्योर्ड इज द अमाउंट योर फैमिली विल गेट इफ़ यू पास अवे। अगर डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो अमाउंट मिलता है वो सम एश्योर्ड कहलाता है, ठीक है। अब हम आते हैं पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी। पॉलिसी होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। कवरेज। अब कवरेज क्या होता है? द प्रोटेक्शन प्रोवाइड बाय योर इंश्योरेंस। कवरेज होता है कि ये आपको बताता है कि आपकी पॉलिसी में क्या इंक्लूड है, हेल्थ, होम और कार प्रोटेक्शन। कई बार होता है कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हो गया, कोई होम इंश्योरेंस होता है लेता है तो वो होम इंश्योरेंस कवरेज हो गया, कोई कार प्रोटेक्शन के लिए कवरेज लेता है, मतलब क्या उसमें कवर हो रहा है, वो कहलाता है कवरेज। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, लाइफ एश्योर्ड। लाइफ एश्योर्ड क्या होता है? लाइफ एश्योर्ड होता है, द टर्म लाइफ एश्योर्ड रेफर टू द पर्सन हुज लाइफ इज कवर्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे अब मैं हूँ, मैंने एक लाइफ पॉलिसी ली, तो मेरी जो लाइफ है वो एश्योर्ड हुई, तो मैं लाइफ एश्योर्ड पर्सन कहलाऊंगी, ठीक है। इसमें यह क्या होता है, इफ़ द लाइफ एश्योर्ड पास अवे ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्न्योर। जैसे मैं लाइफ एश्योर्ड हूँ, मतलब मेरी लाइफ एश्योर्ड है कि मेरे मरने के बाद इतना अमाउंट मिलेगा, ये देखो, तो जो बेनिफिशियरी होता है उसे इंश्योरेंस कंपनी पे आउट देती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री लॉक पीरियड। फ्री लॉक पीरियड क्या होता है? फ्री लॉक पीरियड होता है जब हम कोई पॉलिसी परचेज़ करते हैं ना, तो हमें कुछ टाइम दिया जाता है कि अगर हमें पॉलिसी पसंद नहीं आती तो हम उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और रिफ़ंड ले सकते हैं। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन कैंसिल द पॉलिसी एंड गेट ए रिफंड टू द प्रीमियम। इसमें से कंपनी क्या करती है, कुछ एक्सपेंसेस जो उनके लगे होते हैं वो माइनस कर देती है, मतलब आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलता, कुछ कट पिट कर मिलता है।
फ्री लॉक पीरियड में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे रियल एस्टेट लीज एग्रीमेंट भी आते हैं। लीज एग्रीमेंट होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। लोन मोर्टेज भी आता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी आता है। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिसी टेन्योर। पॉलिसी टेन्योर क्या होता है, आपने कितने टाइम के लिए पॉलिसी ली है। सपोज आप इसका एग्जांपल देखो, इफ़ यू बाय ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद इन ए टेन्योर ऑफ 20 ईयर। आपने 20 साल के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो आप उसमें 20 साल के लिए कवर हो जाओगे। तो जो वो 20 साल का पीरियड है ना, वो आपका पॉलिसी टेन्योर कहलाएगा। मैच्योरिटी एज, मैच्योरिटी एज होती है, आप अभी 20 साल के हो और आपने नेक्स्ट 30 ईयर के लिए पॉलिसी ले ली। ठीक है, तो आप जब 50 साल के हो जाओगे तो आपका मैच्योरिटी एज क्या होगा, 50 ईयर्स। ये होता है मैच्योरिटी एज, जब पॉलिसी पूरी हो जाती है और अमाउंट का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, ये कॉमन होती है। इसके एग्जांपल है मैच्योरिटी एज में, जैसे एंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसी हो गया। ठीक है, जैसे वंस द पॉलिसी रीच मैच्योरिटी, ये कह रहा है कि जैसे पॉलिसी मैच्योरिटी पे रीच हो जाती है, पॉलिसी होल्डर को अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट है अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या होते हैं, अंडरराइटर इज ए प्रोफेशनल हु असेस एंड एवेल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग पीपल एंड असेट्स। अंडरराइटर होते हैं, ये हमारी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट होगा, कितना रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा, कितना प्रीमियम कैलकुलेशन होगा, ये सब अंडरराइटर करते हैं। ठीक है, पॉलिसी की टर्म क्या होगी, अप्रूवल। अंडरराइटर ही पॉलिसी को अप्रूव और रिजेक्ट करते हैं। मतलब जो पॉलिसी को डिजाइन करता है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड बाय अंडरराइटर। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म 14 क्लेम। क्लेम क्या होता है, क्लेम होता है आप कंपनी से रिक्वेस्ट करते हो कि हमें हमारा अमाउंट दो। कंपनी आपको कुछ देती है आपकी पॉलिसी के अंडर। लाइक जब आपको, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और आपका उसमें कुछ अमाउंट खर्च हो जाता है, तो आप उस अमाउंट के लिए क्लेम करते हो बिल्स वगैरह दिखा के, मतलब अपना अमाउंट रिफंड मांगते हो उनसे। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी क्या होता है, द पर्सन हु विल रिसीव मनी फ्रॉम योर इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी एक पॉलिसी ली, ठीक है, लेकिन मेरी बेनिफिशियरी है मेरी बेटी, मतलब मेरी डेथ के बाद सारा पे आउट मेरी बेटी को मिलेगा, तो मेरी बेटी हो गई बेनिफिशियरी। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको, मैंने इसमें एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म राइडर्स। राइडर्स क्या होता है, जब भी हम पॉलिसी परचेज करते हैं ना, तो हम उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं राइडर्स। राइडर्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होती है प्रीमियम के अलावा, वो राइडर कहलाते हैं। जैसे हमने पॉलिसी ली है, हमने उसमें ऐड करवा लिया कि एक नेचुरल इवेंट जैसे अर्थक्वेक ऐड करवा लिया, कोई लॉस होता है या फ्लड से कोई लॉस होता है, तो ये भी उसमें ऐड किया जाए, तो ये हो गया राइडर। मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम अपनी मर्जी से ऐड करवाते हैं अपनी पॉलिसी में, थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करके। अंडरराइटिंग, अब देखते हैं अंडरराइटिंग क्या होता है। द प्रोसेस द इंश्योरेंस कंपनी यूज टू डिसाइड इफ दे विल ऑफर यू इंश्योरेंस एंड हाउ मच यू विल पे बेस्ड ऑन योर हेल्थ, एज और अदर फैक्टर। इसमें अंडरराइटिंग में ये होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि वो आपको कितना पे करेगी, आपकी हेल्थ, एज और अदर फैक्टर। जैसे अगर आपकी एज कम है तो आपका प्रीमियम कम जाएगा, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपका प्रीमियम ज़्यादा जाएगा। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म एग्रीगेट लिमिट। एग्रीगेट लिमिट, द मैक्सिमम अमाउंट योर इंश्योरेंस विल पे आउट ऑल क्लेम ड्यूरिंग ए पॉलिसी पीरियड। वंस यू रीच दैट लिमिट यू पे द रेस्ट। लाइबिलिटी, ये एक बहुत सिंपल सा वर्ड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैमेज और इंजरी टू समवन एल्स। लाइबिलिटी इंश्योरेंस हेल्प कवर कॉस्ट इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट हार्म्स अदर। अगर आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है या कुछ हार्म हुआ है, तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है उसको रिकवर करवाने में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी अंडर इंश्योर्ड। अंडर इंश्योर्ड का मीनिंग होता है कि जैसे आपकी कार है, आपकी कार तकरीबन
12 लाख की है, लेकिन आपने जो उसका इंश्योरेंस लिया है वो बहुत कम का लिया है, मतलब आपकी कार की वैल्यू से बहुत कम का है, तो अंडर इंश्योरेंस हो गया ना, क्योंकि आपने उसे उसका जो कवर लिया है, मतलब जो इंश्योरेंस लिया है आपने कम वैल्यू का लिया है, तो ये कहलाता है अंडर इंश्योरेंस। व्हेन यू डोंट हैव इनफ इंश्योरेंस टू कवर योर पोटेंशियल रिस्क और लॉसेस, ठीक है, इफ योर कार इंश्योरेंस लिमिट इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ योर कार। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, नो फॉल्ट इंश्योरेंस। नो फॉल्ट इंश्योरेंस होता है कि यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, वो अपने अपने इंश्योरेंस खुद करवाती हैं, नो मैटर कि किसी का भी फॉल्ट हो। एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहाँ पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हर पार्टी अपना अपना कवर इंश्योरेंस ऑलरेडी करवा के रखती है, चाहे फॉल्ट किसी का भी हो, जैसे आप व्हीकल इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर कौन होता है? सिंपल, जो पॉलिसी खरीदता है, जिसके पास पॉलिसी है वो पॉलिसी होता है, और जिसके पास राइट होता है उसे चेंज और कैंसिल करवाने का। नेक्स्ट टर्म, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का मीनिंग है कि कुछ पॉलिसीज होती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कवर नहीं करती। जैसे सपोज प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में आप ले सकते हो शुगर, अगर कोई कोई पर्सन डायबिटीज ले सकते हो, अगर कोई पर्सन अपना इंश्योरेंस करवा रहा है और उसे ऑलरेडी डायबिटीज है, शुगर है, या कोई ऐसी बीमारी है जो मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं करना चाहती, तो वो कहलाती है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, मतलब मेडिकल लेने से इंश्योरेंस लेने से पहले ही आपको वो बीमारी है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, री इंस्टेटमेंट। री इंस्टेटमेंट क्या होता है कि आपकी एक पॉलिसी है और आप उसको प्रीमियम पे नहीं कर पाए और आपकी वो पॉलिसी बंद हो गई, ठीक है, अब आपकी वो पॉलिसी एक्टिव नहीं है, लेकिन अब आप चाहते हो कि आपकी वो पॉलिसी स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, तो आप उसे रीस्टार्ट ना बोल के री बोलोगे, मतलब एक एक्सपायर पॉलिसी को वापस एक्टिवेट करवाना, एक्टिव स्टेटस में लाना, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस सीरीज को आगे फॉरवर्ड करो, ताकि अदर्स को भी हेल्प हो सके और एग्ज़ाम भी क्लियर हो सके। एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, पहले कंटेंट फाइंड आउट करना, फिर उसको फाइनल करना, पीपीटी बनाना, एडिट करना, और फिर वीडियोस बनाना, अपलोड करना, बहुत एफर्ट लगते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है सब्रोगेशन, ठीक है। व्हेन योर इंश्योरेंस कंपनी पे फॉर योर डैमेज एंड देन सीक रीइंबर्समेंट फ्रॉम द पर्सन और कंपनी दैट कॉज द लॉस। सब्रोगेशन होता है कि जैसे आपने एक फायर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, मतलब एक घर का इंश्योरेंस लिया है, हाउस इंश्योरेंस लिया है, उसमें आग लग गई, लेकिन वो आग आपकी गलती से ना लग के आपके पड़ोसी की गलती से लगी है, तो सब्रोगेशन में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको तो पे कर देगी, लेकिन जो उसका रियम्बर्समेंट है ना वो उस पर्सन से थ्रू लेगी जिसकी गलती के वजह से आपका जो लॉस हुआ है, ये होता है सब्रोगेशन, ठीक है। ये देखो, व्हेन योर इंश्योरेंस कंपनी पे फॉर योर डैमेज, आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके डैमेज का पे भी कर देगी, लेकिन रीएम्बर्समेंट के लिए किस पर्सन को देखेगी, जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, रिस्क। रिस्क तो आपको सबको पता ही है, बहुत इजी सी टर्म है, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं कि कुछ जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गई, इलनेस हो गई, इनके प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंश्योरेंस लिया जाता है अगेंस्ट रिस्क, ये सब रिस्क ही कहलाएंगे आपके लिए, जैसे एक्सीडेंट है, थेफ्ट है, इलनेस है, ये सब रिस्क ही कहलाएंगे कि क्या रिस्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू, द अमाउंट योर इंश्योरेंस पॉलिसी covers for a property or item based on its value. For example, if your car is insured for $10,000, that's the insured value. मतलब आपने कितने का इंश्योरेंस करवाया है, आपने कितनी उसकी वैल्यू लगाई है, आप जैसे एक कार का इंश्योरेंस है $10,000 ठीक वैल्यू, तो जो ये वैल्यू होगी ना, यही इंश्योर्ड वैल्यू कहलाएगी, अगर इसमें कोई लॉस होता है तो आपको इतना ही अमाउंट दिया जाएगा। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, रिन्यूअल। रिन्यूअल होता है द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू योर इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर इट्स एक्सपायर, ठीक है, आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू करवाना, अगर वो एक्सपायर हो चुकी है उसको कंटिन्यू करवाना
इंश्योरेंस कंपनी यूजुअली क्या करती है, नोटिस भेजती है कि आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, आपने प्रीमियम पे नहीं किया या कोई भी रीजन है, तो आप इसको रिन्यू करवा लो। ये होता है रिन्यूअल, किसी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करवाना, रिन्यूअल। अब हम देखते हैं अम्ब्रेला पॉलिसी। अम्ब्रेला पॉलिसी होती है an extra insurance policy that provide additional coverage beyond your regular insurance limit. It is in like an extra layer of protection. सपोज आपने एक पॉलिसी ली है, ठीक है, एग्जांपल ले लो, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन आपको उस पॉलिसी के में जो बेनिफिट मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैम एडिशनल कवरेज भी आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो ये होता है अम्ब्रेला पॉलिसी, मतलब एक ही पॉलिसी में दो बेनिफिट आपको प्रोवाइड करवा रही है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है, ए सेट टाइम यू नीड टू वेट बिफोर योर इंश्योरेंस कवरेज किक इन फॉर सर्टेन बेनिफिट सच एज आफ्टर परचेजिंग ए पॉलिसी और फाइलिंग ए क्लेम। वेटिंग पीरियड में होता है कि आपने कोई पॉलिसी ली है, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं कि आपका ये वाला रिस्क इतने पीरियड के बाद कवर किया जाएगा। जैसे आप कई कंपनीज होती हैं, जैसे अपोलो मुनीज कंपनी है, उसमें अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें मैटरनिटी बेनिफिट पहले दिन से कवर नहीं होता, उसमें मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं कि अगर आप 4 साल कंटिन्यू कर रहे हो अपनी पॉलिसी, तो 5वें साल से आपको मैटरनिटी बेनिफिट के रियम्बर्समेंट मिलेगा अगर इनकेस कुछ होता है तो। लेकिन 4 साल तक अगर आपकी वाइफ हॉस्पिटल में जाती है या प्रेग्नेंट होती है या बच्चा होता है, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं देंगे। तो वेटिंग पीरियड है कि एक वेटिंग पीरियड में एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि ये वाला क्राइटेरिया सेट है, इस पीरियड के बाद ही इस पॉलिसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। अब देखते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर। इंश्योरेंस ब्रोकर क्या होता है, ए पर्सन हु हेल्प फाइंड द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कंपेयरिंग मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आपको एक पॉलिसी परचेज करनी है, आप मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज देख रहे हो, तो एक पर्सन होता है जो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी को कंपेयर करने में आपकी हेल्प करता है, वो कहलाता है इंश्योरेंस ब्रोकर, ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या होता है, ए पर्सन हु सेल एंड मैनेज इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी। ब्रोकर में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों के पॉलिसीज को कंपेयर करके वो आपको हेल्प करते हैं कि आप ये खरीद लो। लेकिन एजेंट में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंपनी की ही पॉलिसी आपको सेल करते हैं, ये एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया ब्रोकर और एजेंट में। ब्रोकर मल्टीपल कंपनी, ब्रोकर हो गया जैसे आपको HDFC, LIC, ICI इन सब में कंपेयर कर रहा है, और एजेंट हो गया कि वो आपको जैसे सिर्फ HDFC की पॉलिसी सेल कर रहा है, ऐसे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, सेल्फ इंश्योर्ड। कई बार होता है बड़ी बड़ी कंपनी में ना, बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर जो होते हैं वो सेल्फ इंश्योर्ड करवा लेते हैं, मतलब वो अपनी कंपनी का इंश्योरेंस ना करवा के सेल्फ इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अगर आने वाले टाइम में कंपनी को कोई भी लॉस होता है तो वो अपने सेल्फ इंश्योर्ड पॉलिसी से कंपनी का लॉस कवर कर सकें। अब देखते हैं टर्म्स नंबर 41, प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी होती है कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आप कैसे पे कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, सेमी एनुअली कर रहे हो, या एनुअली कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड होता है, मोरल हजार्ड का मीनिंग ये होता है कि जैसे किसी पर्सन ने एक इंश्योरेंस ले लिया और उसे पता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी मेरे घर वालों को इतना पैसा देगी, और वो जानबूझ के वो अपने साथ एक्सीडेंट करवा लेता है, तो ये होता है मोरल हजार्ड। देखो जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ए पर्सन माइट ड्राइव मोर रेकलेसली बिकॉज दे नो देयर कार इज इंश्योर्ड। एक आदमी जानबूझकर कार को तेज चला रहा है क्योंकि उसे पता है मेरी कार इंश्योर्ड है, अगर कार को कुछ होता है तो पैसे मिल जाएंगे, ये होता है मोरल हजार्ड। अब देखते हैं नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस में ये है कि जैसे आपने कोई पॉलिसी ली है, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस ही लिया है, लेकिन आपने पूरे साल कोई क्लेम ही नहीं करा, तो आपने क्लेम नहीं करा, इसमें कंपनी का भी बेनिफिट है और आपका भी, कंपनी का ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि कंपनी को आपको कुछ देना नहीं होगा क्योंकि आपने कुछ क्लेम ही नहीं किया है। तो जब आप क्लेम नहीं करते हो ना, तो वो होता है कि नो क्लेम सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड देती है, कंपनी देती है, तो वो कहलाता है नो क्लेम बोनस। ए डिस्काउंट और रिवॉर्ड गिवन बाय if you don't file any claim over a period।
अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, नैरो पॉलिसी। नैरो पॉलिसी होती है ए पॉलिसी दैट कवर ओनली ए लिमिटेड सेट ऑफ रिस्क और इवेंट, कि मतलब कुछ ही तरह के रिस्क और इवेंट कवर करती है और बहुत कम प्रोटेक्शन देती है जैसे अदर पॉलिसीज देती हैं। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, प्रोराटा। प्रोराटा क्या होता है, ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मच यू विल रिसीव फ्रॉम योर इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस ऑफ ए पार्शियल क्लेम। ये एक मेथड होता है कि अगर आप पार्शियल क्लेम करते हो तो कंपनी आपको कितना अमाउंट पे करेगी, आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, जो आपकी प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू है और डैमेज जो हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, री इंश्योरेंस। When an insurance company buy insurance from another company to protect themselves against large losses, जब खुद एक इंश्योरेंस कंपनी, मतलब पर्सन नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपने लिए इंश्योरेंस बाय करती है कि हम अपनी कंपनी को लॉस से बचा सके, तो वो कहलाता है री इंश्योरेंस। अब देखो जैसे LIC है, LIC खुद अपने लिए इंश्योरेंस बाय कर लेगी, जैसे LIC दिवालिया हो जाए तो उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों को ही दिया जाता है, ये पर्सन्स को नहीं दिया जाता, तो वो है GIC, ठीक है। अब देखते हैं पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू इज द रिड्यूस सम एश्योर्ड पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इफ पॉलिसी होल्डर फेल टू पे प्रीमियम आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। आपने कोई पॉलिसी ली है और आप उसका प्रीमियम पे करने में फेल हो गए हो, तो ठीक है, उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलता है ना, वो आपका पेड अप वैल्यू कहलाता है। ये सरेंडर वैल्यू से कम होता है क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट इतना डिडक्ट कर लिया जाता है, और ये जो पेड अप वैल्यू का अमाउंट होता है ना, ये इसमें ये देखा जाता है कि आपने कितने टाइम तक पॉलिसी में अमाउंट पे करा है, उसी के हिसाब से आपको पेड अप वैल्यू दिया जाएगा। पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू में डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखना। लो, सरेंडर वैल्यू आ गया। सरेंडर वैल्यू क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट पे करती है जब आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है मैच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है। और पेरिल, पेरिल क्या होता है, पेरिल होता है जैसे द कॉज ऑफ ए पॉसिबल लॉस, हमारा लॉस किस वजह से हुआ है, रीजन क्या है। फॉर एग्जांपल फायर की वजह से हुआ है, थेफ्ट की वजह से हुआ है, हेल्थ की वजह से हुआ है, और अर्थक्वेक की वजह से हुआ है, ये होता है पेरिल। मैंने आपको ये टर्म बहुत कम टाइम में बहुत ईजी वे में समझाई है, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ इस लेक्चर को जरूर फॉरवर्ड करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कोई टर्म अगर मुझसे छूट गई है तो वो टर्म आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दो, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंश्योरेंस का एक चैप्टर। इसमें पहले मैं हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस और MCQs ये सब मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देखो, देन आप इस वीडियो पे मूव ऑन करना, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो देयर इज़ नो बेनिफिट टू सी डायरेक्ट। एंड प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस प्लेलिस्ट इंश्योरेंस। तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रीवियस मैंने आपको क्या करवाया है, एक रिकैप दे देती हूँ। प्रीवियस में मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, एविएशन एंड ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री, जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री, और मल्होत्रा कमेटी, और ईडा एक्ट का बर्थ। तो ये PDF है एरीज की, मैंने ये पूरा डिटेल में करवाया था, आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगी, ठीक है। और ये देखो, आप ये देख सकते हो, इतना मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मल्होत्रा कमेटी, ईडा और JIC कैसे सेपरेट हुई थी, और ये मैंने एक समरी चार्ट भी बनाया था जो आपको बेनिफिशियल होगा रिकॉल के लिए, रिवाइज के लिए। अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ तक था हमारा फर्स्ट ऑफ इंश्योरेंस। टाइप ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी ऑनर और इंश्योरर के बीच। इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरर होता है जो हमारी पॉलिसी करता है, जैसे LIC है ना, ये हो गया हमारा इंश्योरर। और इंश्योर्ड कौन होता है, जिसका इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस, आपको समझ में आ गया होगा
कि क्यों लेते हैं लोग लाइफ इंश्योरेंस। लोग क्यों लेते हैं? अपनी लाइफ को इंश्योर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके बाद उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है। इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और होता है सेकंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस में आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस, और जनरल में क्या आता है? फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, एक्सीडेंटल और मोटर व्हीकल। ये सारे इंश्योरेंस में 1 बाय 1 आपको कवर करूँगी इस वीडियो में, और हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में यूज़फुल हो। और ये वाली सीरीज़ हर मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक APFC में भी इंश्योरेंस का कुछ पोर्शन आता है, बैंकिंग एग्ज़ाम में भी आता है, और IC38 में भी इंश्योरेंस का पोर्शन आता है। तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखो एंड आई एम श्योर कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे, और मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको बता देती हूँ, लर्न विद देविका है। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो एंड यू विल गेट PDF फ्रॉम हेयर। तो अब देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर टाइप ऑफ इंश्योरेंस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज जनरल इंश्योरेंस। एंड जनरल इंश्योरेंस को हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। लेट्स मूव ऑन। देखो इंश्योरेंस में कितने टाइप के इंश्योरेंस हो जाते हैं। लाइफ का हो जाता है, हेल्थ का हो जाता है, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, इंजरी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, अब देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कौन कौन सी कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल आ जाएगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एग्जांपल दो, तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, LIC। ठीक है, ये क्लियर है आपको इतना। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अभी हम लाइफ इंश्योरेंस के टाइप देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस के टाइप, जनरल इंश्योरेंस। क्या क्या टाइप होते हैं? एंडोमेंट प्लान होता है, यूलिप प्लान होता है, मनी बैक प्लान होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है एंड चाइल्ड प्लान होता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 वी विल डिस्कस ईच प्लान। टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, टर्म का मीनिंग क्या होता है? टर्म का मीनिंग होता है एक डेफिनेट पीरियड। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान होता है जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कहा कि मुझे 80 साल की एज तक का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, मतलब जब तक मैं 80 साल का हूँ तब तक का मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें ये फिक्स होता है कि ये इंश्योरेंस आपको स्पेसिफिक पीरियड तक ही कवर करेगा। फॉर एग्जांपल, तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, ये ना एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलता है इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे एक पर्सन है मिस्टर ए, वो अभी 40 साल का है, उसने कहा कि मुझे अपनी 80 ईयर्स तक के लिए इंश्योरेंस लेना है। तो जब तक वो 80 साल का हो जाएगा ये टर्म इंश्योरेंस उसे तब तक ही कवर करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 40 साल से 80 साल के बीच में वो प्रीमियम भरता रहेगा, और इस बीच अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको डेथ बेनिफिट मिल जाएगा उसके नॉमिनी को। लेकिन अगर वो 81 का हो गया, ठीक है, फिर उसकी डेथ होती है, तो उसको कुछ भी अमाउंट उसके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जो सिर्फ एक फिक्स पीरियड के लिए मिलता है। अगर वो फिक्स पीरियड के एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई पे आउट नहीं मिलेगा।
आई होप आपको ये टर्म इंश्योरेंस प्लान्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको प्रीमियम बहुत कम देना होता है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम प्रीमियम कौन से इंश्योरेंस में देना होता है, तो वो होता है टर्म इंश्योरेंस। इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत बड़ा अमाउंट का मिलता है, जैसे 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। लेकिन मंथली प्रीमियम कितना जाता है, 500, 600, 700 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट मेंशन किए हुए हैं इस डायग्राम में, नॉमिनी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है आफ्टर डेथ ऑफ पॉलिसी। ठीक है, प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। इफ पॉलिसी होल्डर सर्वाइव द टर्म, ही और शी डज नॉट गेट एनी बेनिफिट। मैंने आपको यही बताया ना कि अगर वो सर्वाइव करता है टर्म प्लान में, मतलब 80 साल तक अगर वो जिंदा रहता है या 80 के बाद वो जिंदा रहता है, तो उसे प्लान नहीं मिलेगा। उस पीरियड में उसका डेथ पे ही उसको प्लान मिलेगा, अदरवाइज उसे प्लान नहीं मिलेगा। कवरेज इज अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कवरेज हमें कहाँ मिलता है, स्पेसिफिक पीरियड का ही मिलता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं इसके, मैं इसको थोड़ा स्ट्रोक कर लेती हूँ। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है फैमिली को। स्टे कवर टिल 85 और ईयर एज। इसको आप 85 ईयर तक एज का ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। डिपेंडेंट रिसीव टैक्स बेनिफिट ऑफ लमसम। इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है आपको 80C के अकॉर्डिंग। सेफ्टी फॉर डिपेंडेंट फ्रॉम लोन एंड डेप्ट। लोन और डेप्ट से सेफ्टी मिल जाती है। मंथली पे अलॉन्ग विद लमसम, लमसम में अमाउंट मिल जाता है आपको। क्रिटिकल इलनेस आपकी कवर हो जाती है और टैक्स बचाता है, और अफोर्डेबल प्रीमियम, बहुत कम प्रीमियम होता है। फाइनेंशियल कवर फॉर डिसेबिलिटी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है, ये जो पॉलिसी होती है, देखो ये मेंशन किया है, द टाइप ऑफ पॉलिसी प्रोवाइड परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस होता है। होल लाइफ पॉलिसी ऑफर ए सेविंग कंपोनेंट, आल्सो ए कैश वैल्यू। इसमें आपको पूरी लाइफ, आपको जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया है तो आपको होल लाइफ पेमेंट करना होगा, होल लाइफ आपको प्रीमियम पे करना होगा। ठीक है, और इसमें जो बेनिफिट मिलता है ना, डेथ बेनिफिट मिलता है आपके नॉमिनीज को। जैसे सपोज करो आपने होल लाइफ पॉलिसी ली, होल लाइफ पॉलिसी में आप 40 साल के हो, आपने 80 साल तक का ले लिया, तो आपको पूरे 40 साल प्रीमियम पे करना होगा। और उसके बाद आपकी डेथ के बाद, अगर आपकी डेथ हो जाती है इन केस, तो आपका जो जितना भी बेनिफिट है ना, वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। टर्म में क्या होता है, टर्म में अगर आपकी डेथ नहीं होती तो आपके नॉमिनी को बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन होल लाइफ में मिल जाता है। अब देखते हैं हम एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान क्या होता है, इट इज ए लाइफ इंश्योरेंस प्लान विच नॉट कवर द लाइफ ऑफ इंश्योर्ड बट ऑल्सो हेल्प देम सेव रेगुलरली स्पेसिफिक टाइम पीरियड, so they get a lump sum amount on the maturity of the policy in case they survive the policy term। एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको, जैसे आपने पॉलिसी ली है, आपने कहा कि मेरे को 75 साल तक की पॉलिसी चाहिए। अब आपने 75 साल तक प्रीमियम पे करा, लेकिन आप सर्वाइव कर गए हो, और 75 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी पूरी हो रही है 80 पर, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर इन बीच आपकी बीच में कोई डेथ हो जाती है ना, जैसे 75 साल से पहले हो जाती है, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा आपके नॉमिनी को। तो टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिट नहीं मिलता अगर आप सर्वाइव कर रहे हो। एंडोमेंट में क्या होता है कि अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर भी नहीं हुई है और आपकी डेथ हो गई है, तो आपके नॉमिनी को सर्वाइवल अमाउंट मिल जाएगा, सम एश्योर मिल जाएगा। ये एंडोमेंट प्लान होता है। मतलब ये कह सकते हो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। एंडोमेंट प्लान सबसे महंगा प्लान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई इंसान है, मिस्टर ए है, अब उसने 40 साल का या 80 साल तक की पॉलिसी ली, लेकिन वो 60 साल में मर गया, ठीक है, तो भी उसको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो जिंदा है, 80 साल तक प्रीमियम उसे भरना ही पड़ेगा, तो उसे बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब इसमें बेनिफिट कहीं नहीं जाता, ज़िंदगी जीते जी भी मिल जाता है और मरने के बाद भी मिल जाता है। और ये इसमें थोड़ा सा लॉस क्या होता है कि जैसे मान लो अगर वो जल्दी मर गया तो उसे कम प्रीमियम देना होगा, लेकिन उसकी फैमिली को बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा। और अगर वो जिंदा है तो उसे पूरे टाइम तक ही
प्रीमियम पे करना होगा। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यूलिप प्लान। यूलिप प्लान क्या होता है? इसकी यूलिप की फुल फॉर्म होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है कि जैसे आप यूलिप लेते हो तो ये इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है। जैसे सपोज आपने 500 रुपये इन्वेस्ट करे यूलिप में, है ना, तो 250 रुपये तो आपके लाइफ इंश्योरेंस के हो जाएंगे, है ना, लाइफ इंश्योरेंस के हो जाएंगे। और 250 रुपये आपके कंपनी इन्वेस्ट कर देगी, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी, अपने अकॉर्डिंग करती है कि वो किस में इन्वेस्ट करेगी। तो इसमें आपका दोनों चलता है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, इसे इरेज कर दूँ मैं। ये देखो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच गिव यू बोथ इंश्योरेंस एज वेल एंड इन्वेस्टमेंट। ये आपको इंश्योरेंस भी देता है, इन्वेस्टमेंट भी देता है, और ये सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान होता है। यू कैन पे ए प्रीमियम मंथली और एनुअल बेसिस। आप इसमें मंथली भी प्रीमियम दे सकते हो और एनुअल भी दे सकते हो, ठीक है। और इसका जो कुछ अमाउंट होता है ना, वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है स्टॉक मार्केट में और लाइक म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो इसमें आपको एक ही प्लान में 2 बेनिफिट मिल जाते हैं। अब ये देखो, लेकिन यूलिप में क्या होता है, यूलिप में ना मैं आपको बता देती हूँ, लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। लॉक इन पीरियड होता है इसमें 5 ईयर्स, मतलब आप 5 साल से पहले इसमें कोई अमाउंट नहीं निकाल सकते। और अगर आपकी 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप जितना आपने प्रीमियम दिया है ना, उतना आप अमाउंट निकाल सकते हो। तो ये होता है यूलिप, ये मार्केट पर डिपेंड होता है। और इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट और सम एश्योर्ड दोनों मिलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि हमें मनी बैक मिलेगा, हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा। तो सपोज करो एक पर्सन है, उसने 10 साल की पॉलिसी कराई, 10 साल तक उसने प्रीमियम दिया, तो उसको क्या मिलेगा? 11, 12, 13, लेकिन पॉलिसी उसकी कितनी है? 15 साल तक की। 13, इन 3 साल में उसे 20-20 हज़ार रुपये मिले पॉलिसी करवाने के, 1-1 साल के ना, इसको मनी बैक मिल गया। 20, 40, 60 हज़ार उसे ये मिल गए। और फिर 2 साल वेट करने के बाद, क्योंकि पॉलिसी 15 साल की थी, उसे उसका सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा। मान लो सम एश्योर्ड अमाउंट 3 लाख का है, तो 3 लाख प्लस ये जो मनी बैक का अमाउंट है ये इसे मिलेगा। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको जैसे मान लो उसकी 15 साल की पॉलिसी है, लेकिन 10वें साल में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें उसको क्या मिलेगा? उसको सिर्फ ये 3 लाख रुपए मिलेंगे, ये वाला 11, 12, 13 साल का अमाउंट नहीं मिलेगा। अब इसका हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, ये मुझे रब करने दो। देखो इसमें दिया हुआ है कि बेस्ट मनी बैक पॉलिसी कौन सी है। SBI लाइफ की है, स्मार्ट मनी बैक गोल्ड बजाज अलियांस की है, HDFC लाइफ सुपर इनकम प्लान है, ठीक है। इसमें आपको सम एश्योर अमाउंट मिलता रहता है इंटरवल पे, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सिर्फ सम एश्योर मिलेगा बेनिफिशरी को, और अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर जाता है तो सम एश्योर प्लस मनी बैक ये सब मिलेगा। और जो प्लस जो बोनस बनेगा ना उसका मार्केट के अकॉर्डिंग, वो भी मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी क्या होती है? चिल्ड्रन पॉलिसी होती है, ये बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए की जाती है, ठीक है। ये दो बेनिफिट देती है हमें। इसे मैं थोड़ा पतला कर लेती हूँ। ये हमें 2 बेनिफिट देती है, ठीक है। पॉलिसी होल्डर के जो बच्चे होते हैं उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करती है। और ये किस लिए काम आती है? इसे हायर एजुकेशन में काम आती है, मैरिज में काम आती है, एंड जो एजुकेशन वगैरह के लिए बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनमें ये काम आती है। तो अब हमने देख लिया हमारा लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आता है। अब हम देखते हैं जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस को हम क्या कहते हैं? नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। मतलब लाइफ कवर ना होके इसमें नॉन लाइफ कवर होता है। जैसे आपका मोटर हो गया, उसमें कोई लाइफ तो नहीं है, व्हीकल्स हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, ये सब। तो जर्नल इंश्योरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आई होप मुझे ये स्लाइड्स पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ वेरियस जर्नल इंश्योरेंस कंपनियों के नाम। जैसे भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस, SBI जर्नल इंश्योरेंस, रिलायंस जर्नल इंश्योरेंस, ये कुछ कंपनी आई जो जर्नल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस के वेरियस टाइप क्या होते हैं?
आपका हो गया कैटल इंश्योरेंस, हो गया ऑटो इंश्योरेंस, हो गया होम इंश्योरेंस, हो गया एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, ये सब आपके जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ फायर इंश्योरेंस। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि ये इनका मीनिंग क्या है इजी लैंग्वेज में, क्योंकि आपको डेफिनेशन तो लिखनी ही नहीं है ना पेपर में, आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये समझा देती हूँ। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? इंडिया में तो क्या होता है कि पक्के मकान होते हैं ब्रिक्स के, तो बहुत, ठीक है, तो क्या होता है कि इनमें आग लगने का इतना खतरा नहीं होता, लेकिन जो बाहर के देश होते हैं हमारे, या आप पहाड़ ले लो, पहाड़ों पे लकड़ियों के मकान होते हैं, तो उनमें आग लगने का बहुत खतरा होता है। तो फायर इंश्योरेंस से कॉन्टेक्ट होता है, ये जो आग लगने से आपकी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है, ठीक है, वो कवर करता है। और एक चीज़ नोट डाउन करना कि फायर इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड होता है, उसे बार बार आपको रिन्यू कराना होता है फायर इंश्योरेंस को। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने जानबूझ के खुद आग लगा दी तो आपको फायर इंश्योरेंस मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे ऐसे एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो ये पता लगा लेते हैं कि आग कैसे लगी, अपने आप लगी है या आपने लगाई है। तो फायर इंश्योरेंस मोस्टली किस किस को कवर करता है? ये बिजनेस लॉस को भी कवर करता है। कई कई कंपनी जो होती हैं जो अपनी कंपनीज का फायर इंश्योरेंस करवा लेती हैं कि अगर वहाँ आग लगने से हमारा लॉस होता है तो फाइनेंशियल हमारा कवर हो जाए। ये घर वगैरह में के भी फायर इंश्योरेंस होते हैं। तो फायर इंश्योरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस में ये आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस करते हैं कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपका जो मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंस है, मेडिकल और जो सर्जिकल एक्सपेंस हैं वो ठीक है, वो कंपनी कवर कर सके। हेल्थ इंश्योरेंस कैन आइदर रियम्बर्स द इंश्योर्ड फॉर एक्सपेंस इनकर्ड फ्रॉम इलनेस, ये आपको रियम्बर्स भी हो जाता है और आपको मेडिक्लेम भी मिल जाता है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑफन इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयर बेनिफिट पैकेज, और मोस्टली एम्प्लॉयर को जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर को ये हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए बोला जाता है उनके एम्प्लॉयज़ का, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को क्वालिटी लाइफ दे सके और एम्प्लॉय के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कवर कर सकें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस क्या होता है? अब देखो, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने एक शिप की वो लगाई है, ठीक है, ये पानी में चल रही है। तो जो हमारी शिप होती है वो करोड़ों की होती है, बहुत महंगी होती है। और मैरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, ये पॉलिसी क्या कवर करती है? शिप में जो गुड्स जा रहा है, फ्रेट जा रहा है, या कोई भी लॉस हो जाता है थ्रू सी और एयर में, ठीक है, तो ये उसको कवर करती है। लॉस ऑफ शिप, ये शिप का लॉस कवर करती हैं। तो मैरीन इंश्योरेंस आपको समझ में आ गया होगा ना कि पानी के जहाज़ का इंश्योरेंस किया जाता है, जैसे जहाज़ डूब गया तो उसका इंश्योरेंस, उसका लॉस कवर हो जाए, या सामान चोरी हो गया उसका लॉस कवर हो जाए, तो ये होता है मैरीन इंश्योरेंस। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। ये तो सबको ही पता होता है कि मोटर इंश्योरेंस क्या होता है। मोटर इंश्योरेंस किसका किया जाता है? व्हीकल्स का किया जाता है। लाइक आपका कार हो गया, टू व्हीलर हो गया, ट्रक हो गया, यूज़ फॉर पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं या कमर्शियल के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए हो गया। ए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी किया हुआ है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? पहली पार्टी हो गई जो इंश्योरेंस करती है, दूसरी पार्टी जो इंश्योरेंस करवाता है, थर्ड पार्टी वो होती है, जैसे आपने इंश्योरेंस लिया अपने व्हीकल का और आपके व्हीकल से किसी थर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो हो गई थर्ड पार्टी। उसका जो डैमेज होगा या इंजरी होगी जो ड्राइवर की नेगलिजेंसी से हुई है, वो इसमें थर्ड पार्टी को वो कवर करके देती है, ठीक है। दिस कवर कैन बी एक्सटेंडेड टू एक्सीडेंट कवरेज पॉलिसी। इसमें क्या किया जाता है? जो इंश्योर्ड का व्हीकल होता है उसको कवर किया जाता है, एक्सीडेंट को कवर किया जाता है, थर्ड पार्टी को कवर किया जाता है। और ये एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी होता है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर होता है, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों कवर होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस कई बार होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बाय प्लेन ट्रैवल करते हैं या बाय ट्रिप, बाय रोड करते हैं या इंटरनेशनल
ट्रिप करते हैं या अब्रॉड की ट्रिप करते हैं या डोमेस्टिक ट्रिप करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ना जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, जो आपके बैग्स होते हैं, बिलोंगिंग्स होती है, या आपकी फ़्लाइट डिले हो गई, या आपकी ट्रिप गलत हो गई, या आपका कोई या आपको कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसको कवर करने के लिए, उसके लॉस को कवर करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो हमारे ये सारे टाइप्स यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। सो गाइज, अब नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए इंश्योरेंस के प्रिंसिपल कितने होते हैं, कितना मतलब, और किस किस इंश्योरेंस का क्या क्या मीनिंग होता है, किस प्रिंसिपल का क्या मीनिंग होता है, तो यही सब मैंने कवर किया है। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ इंश्योरेंस का, हिस्ट्री क्या है, एडा क्या है, इंश्योरेंस के डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को आगे शेयर कर सकते हो। आप इन वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आगे जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे, देन इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। और ये आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए। तो अब हम देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। हमारा कोई भी इंश्योरेंस जो होता है ना, वो विदाउट प्रिंसिपल के पूरा नहीं होता। जब तक उसमें प्रिंसिपल्स नहीं होंगे इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं होता। इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 7 टाइप्स के। 7 टाइप्स के पहले हम इनके सबके नाम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑट एटमोस्ट गुड फैक्ट, पहला प्रिंसिपल ये है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इन सब के मीनिंग्स और डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको समझाऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रोक्सीमा। तो ये 7 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसे मैंने लिखे हैं आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। आपको इनके नाम याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल क्या कहलाता है। बाकी सीक्वेंस इतना मैटर नहीं करता है इसका। ठीक है। विदाउट प्रिंसिपल कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती और ना ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो चलो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम ये पीपीटी रीड करेंगे, देन मैं आपको समझाऊंगी। ए पर्सन can enter into a valid contract of insurance only if he has an insurable interest in the object or in the life of insured person. ठीक है। A person is said to have an insurable interest in the property if he is financially benefited by its existence and is suffering a loss by non-existence. तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, तो आपको सिर्फ इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हम उन्हीं का बीमा, उन्हीं का बीमा ले सकते हैं जो हमसे कनेक्टेड है। इसमें इसी कह रहा है कि ए पर्सन कैन एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, इंश्योरेंस लेता है, ओनली इफ़ ही हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब जैसे कि वो उसी चीज़ का इंश्योरेंस लेगा जो उससे कनेक्टेड है। जैसे आपकी फैमिली आपसे कनेक्टेड है तो आप अपनी फैमिली का इंश्योरेंस ले सकते हो। आपकी कार आपसे कनेक्टेड है, आपका प्रॉफिट आपसे कनेक्टेड है, मतलब जिसका लॉस और प्रॉफिट डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है ना, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप इंश्योरेंस ले रहे हो लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड के लिए ले रहे हो या अपने अपने किसी अदर थर्ड पार्टी के लिए ले रहे हो जो आपसे कनेक्टेड है ही नहीं। वैसे तो वो आपसे कनेक्टेड है लेकिन आपके फैमिली में तो नहीं आता ना। आप इंश्योरेंस किसके लिए लेते हो? अपनी फैमिली के लिए लेते हो, अपनी कार के लिए लेते हो और अपने
अपने आपका जो लॉस हुआ इसको रिकवर करने के लिए लेते हो। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, जैसे आपकी फैमिली, आपकी कार, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अब देखो इसको देखने से पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट में कौन कौन आता है। अगर इन लाइफ इंश्योरेंस से तो कौन कौन आएगा। अगर आप किसी का लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो हस्बैंड और वाइफ आएंगे, फादर और सन आएंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आएंगे। ठीक है, अगर आप फायर इंश्योरेंस लेते हो तो ओनर आएगा प्रॉपर्टी का, जिसकी वो प्रॉपर्टी उसका ओनर, क्योंकि अगर आग लगती है तो लॉस और प्रॉफिट तो ओनर का ही होगा ना। पार्टनर्स इन प्रॉपर्टी फर्म, कोई प्रॉपर्टी फर्म है उसमें कोई पार्टनर्स है, उसमें भी लॉस अगर आग लग जाती है तो लॉस इन दोनों का ही होगा, दोनों पार्टनर्स का होगा। तो ये हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इन मैरिन इंश्योरेंस, और अगर पानी का इंश्योरेंस लेते हो आप, समुद्री इंश्योरेंस, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था कि मैरिन इंश्योरेंस क्या होता है। ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। जैसे मैरिन इंश्योरेंस में ऑनर इन हिज प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ शिप का ऑनर, द शिप फ्रेट टू बी रिसीव, और यहाँ पे मतलब माल रिसीव किया जाता है उसका ऑनर ही, ये होते हैं सब इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, मूव ऑन करते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। अब ये क्या होता है, ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंश्योरेंस बेस्ड ऑन गुड फेथ। जब भी हम कभी इंश्योरेंस करवाते हैं ना तो ये एक विश्वास पर टिका होता है कि हम कंपनी पे विश्वास करते हैं, कंपनी हम पर विश्वास करती है। ठीक है, बाय गुड फेथ वी मीन अब्सेंस ऑफ फ्रॉड और डिसाइड ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट करके ही एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व गुड फेथ। दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, गुड फेथ रिक्वायर्ड है। एंड शुड डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फैक्ट टू नोन देम, और हर फैक्ट दोनों पार्टियों को पता होना चाहिए। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जब भी कभी इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को हम पूरी डिटेल देते हैं, लाइक हमें क्या बीमारी है और कितने टाइम से बीमारी है, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और कंपनी भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि आपका इतने साल का प्रीमियम जाएगा, इतने साल का इंश्योरेंस होगा, इतने साल का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मतलब ये दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी को एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है, और इन्फॉर्मेशन सच होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। अगर ये रूल वायलेट होता है ना, तो ये रूल वायलेट होता है तो कंपनी आपको क्लेम या बेनिफिट नहीं देगी। ठीक है, अगर कंपनी को पता चल जाता है, सपोज एक पेशेंट है, एक पर्सन है, उसने इंश्योरेंस ले लिया, उसको कोई बीमारी थी, जैसे लाइक मान लो कोई बड़ी बीमारी थी या कुछ भी था, वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता और ऑन द डेट टाइम ये प्रूव हो जाता है कि इसने झूठ बोल के इंश्योरेंस लिया है, तो कंपनी क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी और इस पर कोई केस वगैरह भी नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब मैं दिखाती हूँ सेकंड स्लाइड में कि ऑलमोस्ट गुड फेथ में क्या क्या मेंशन किया जाता है, क्या क्या बताया जाता है। देखो, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप अपना नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ये सब बताओगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताओगे, एज, हाइट, वेट, ये सब इंफॉर्मेशन आप बताओगे कंपनी को। और अगर आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन क्या है, बिल्डिंग कहाँ पर सिचुएटेड है, कितना गुड्स मटेरियल है, ये सब बताओगे। और अगर आप मरीन इंश्योरेंस ले रहे हो तो नेम ऑफ शिपर क्लाइंट, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, कितना गुड्स उसमें शिप में है और कितना उसका इंश्योरेंस आप ले रहे हो, मेथड ऑफ एंड टाइप ऑफ पैकेजिंग और कैसी पैकेजिंग होती है, ये सब इंफॉर्मेशन आप दोगे। तो मतलब ये वाला प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट प्रिंसिपल, ये डिपेंड करता है म्यूचुअल ट्रस्ट पर। मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट पर बिलीव होना चाहिए कि क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रही है या हम इंश्योरेंस कंपनी को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी होता है, इंडेमिनिटी का पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। इट्स मीन टू मेक गुड द लॉस एंड नथिंग मोर देन एक्चुअल लॉस। जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ है ना, मतलब आपका एक्चुअल लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करना। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। इसमें लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सभी इंश्योरेंस किस में आते हैं, इंडेमिनिटी में आते हैं। एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से इंडेमिनिटी में कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं, तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस में था। लाइफ इंश्योरेंस इंडेमिनिटी का
में नहीं आता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड एक्चुअल लॉस इज इंडेमनिफाइड ऑन द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट। अब मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये वाला जो इंश्योरेंस होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का, जो प्रिंसिपल होता है इंडेमिनिटी का, वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये सिर्फ एश्योरेंस होता है। जो हमारी सिचुएशन थी उसी सिचुएशन में वापस आने के लिए ये होता है। मान लो हमारा 4 लाख का गुड चल गया, हमारे आग लग गई और 4 लाख का हमारा लॉस हो गया, तो जो कंपनी होगी ना हमारा 4 लाख का लॉस रिकवर करेगी हमारे इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हमारी पहले सिचुएशन थी, हमारे पास 4 लाख का गुड था और हमारा 4 लाख का लॉस हो गया, उस लॉस को हमारी पुरानी सिचुएशन में वापस लाएगी। तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये होता है कि जो हमारी सिचुएशन पहले थी उसी सिचुएशन में हमें वापस लाने के लिए होता है, ठीक है। अब इसका देखो एग्जाम्पल देखो। मिस्टर एक्स गेट ए फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹1 लाख। मिस्टर इंश्योरेंस एक फायर इंश्योरेंस लेता है 1 लाख रुपए का। द गुड लाइंग इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस, जो कि गुड फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। ही सफर ए लॉस ऑफ ₹1,50,000। उसका कितने का लॉस हो जाता है? 1,50,000 का। द इंश्योरेंस कंपनी विल आइडेंटिफाई टू मिस्टर एक्स अप टू ₹1 लाख। अगर इंश्योरेंस 1 लाख का है, ठीक है, लेकिन उसका लॉस हो गया 1.50 लाख का, ठीक है, उससे इतना उसका लॉस हो गया, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में इस केस में उसका लॉस मतलब 1 लाख का इंश्योरेंस था और 1.5 लाख का वो सफ़र कर रहा है। सपोज देखो एग्जांपल मैं दोबारा क्लियर करती हूँ। उसने क्या किया था, उसने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया, 1.5 लाख का वो सफ़र कर रहा है, ठीक है, सफ़र कर रहा है लॉस, लेकिन कंपनी ने इंश्योर किया था कि वो उसको सिर्फ लॉस के टाइम पे 80,000 रुपीज़ देगी, ठीक है। तो जो अमाउंट होगा ना वो 80,000 रुपीज़ मिलेगा, वो 1 लाख या 1,50,000 नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस 1 लाख का था, कंपनी ने बोला कि 80,000 रुपये पे करेगी आपको, और लेकिन लॉस हो गया 1.5 लाख का, तो यहाँ कंपनी 1.5 लाख या 1 लाख ना देके 80,000 ही देगी, क्योंकि इतना कंपनी ने वापस किया था उसकी सिचुएशन में उसको वापस लाने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये पीडीएफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये आप मैनेज कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन principle has been identified as the doctrine of right substitution। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ राइट सब्स्टिट्यूशन। ये भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, तो इसे हम राइट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। विच मीन दैट द इंश्योरर स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर सेटलिंग द क्लेम और आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस। इसे मैं आपको समझाती हूँ। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अफेक्टेड प्रॉपर्टी पासिस ऑन द इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योर्ड। देखो इसकी डेफिनेशंस पर अगर आप जाओगे तो बहुत टफ लगेंगी, मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। सब्रोगेशन का मीनिंग होता है अगर कंपनी ने आपका लॉस अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है, तो उस पर आपकी असेट्स पे किसका राइट होगा? राइट ऑफ ओनरशिप बन जाएगा कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि उसने आपको आपका लॉस अमाउंट पे कर दिया है। इसका एग्जांपल जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपकी एक कार है, ठीक है, एक कार है आपकी, वो कार आपकी चोरी हो गई, ठीक है, और वो कार आपकी नहीं मिली। कंपनी ने आपका इंश्योरेंस था 4 लाख रुपए, कार का 4 लाख रुपए इंश्योरेंस था, कंपनी ने आपको 4 लाख रुपए पे कर दिए कार के, ठीक है, और कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद आपकी कार मिल जाती है, तो अब आपकी जो कार है ना, उस पर जो कार पे जो राइट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 4 लाख रुपए की वैल्यू ले चुके हो ना जो आपने इंश्योरेंस दिया था। तो इसका मतलब यह है कि ये नहीं हुआ कि आज आपकी कार चोरी हुई है, आपको इंश्योरेंस का अमाउंट भी मिल गया, रिसीव हो गया, उसके बाद आपकी कार मिल जाती है, तो उसके बाद आपको कार भी मिल जाएगी, आपको कार नहीं मिलेगी। ऑलरेडी यू हैव टेकन 4 लाख रुपीज़ एज ए कंपनसेशन। तो आपकी कार पे किसका ओनरशिप हो गया, किसका राइट हो गया? वो हो गया कंपनी का। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसमें मैंने एक एग्जांपल और है। एक पर्सन है, उसने क्लेम लिया हुआ है मशीनरी का 1.5 लाख रुपए का। आफ्टर सम टाइम प्लांट इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसके प्लांट में आग लग जाती है, कुछ भी नहीं बचता,
ठीक है। तो एक्स क्लेम द लॉस फ्रॉम इंश्योरर, वो क्या करता है, एक्स क्लेम करता है। नाउ द इंश्योरर गेट द राइट ओवर द डिस्ट्रॉय प्लांट, तो कंपनी क्या करती है, उसे उसका अमाउंट पे कर देती है। और अब आप सोचोगे कि ये हमारा प्लांट तो जल गया और इसमें कुछ जला हुआ का कुछ कुछ पार्ट बच गया है, तो वो भी हमारा होगा, उसे हम कबाड़े में बेच के पैसे ले लेंगे। तो ये गलत होगा, क्योंकि कंपनी तो आपको पूरा पे कर चुकी है ना। तो जो भी होगा, चाहे जला हुआ हो चाहे जो बचा हुआ हो, जितना भी हो, उस पर ओनरशिप राइट किसका आ जाएगा, उस पर ओनरशिप राइट आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। समटाइम ए पर्सन गेट ए सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर। कई बार क्या होता है कि एक पर्सन एक कंपनी से ज़्यादा इंश्योरेंस ले लेता है, मतलब एक कंपनी से ना लेके दो तीन कंपनी से ले लेता है, जिसे डबल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है। वेयर वाई in the event of damage he cannot claim anything more than the total loss from all insured together। ठीक है। in such case the total loss suffered by the insured is contributed by different insurer in the ratio of the value of policy issued by them for the same subject matter। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में क्लियर करती हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको एग्जाम में डेफिनेशंस मेंशन करनी है, डेफिनेशंस लिखनी है, तो मैं आपको इजी वे लैंग्वेज में समझा देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने एक से ज़्यादा कंपनी से बीमा ले लिया, और मेरा एक घर है ना, ये जैसे मेरा मेरा ये घर है, ये मेरा घर है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने घर का इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन मैंने अपने घर का इंश्योरेंस एक से नहीं 4 कंपनी से लिया है। ठीक है। 4 कंपनी से मैंने इंश्योरेंस ले लिया, और अलग अलग, और इसका इंश्योरेंस मैंने 4-4 लाख का सबसे ले लिया। तो 4-4 लाख का सबसे ले लिया, कितने का हुआ, 4 चौक 16 लाख हो गए। मैंने टोटल 16 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, और सबसे 4-4 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। अब क्या होता है कि अब जब मेरे घर में किसी तरह की मिस हैपनिंग हो गई, या मेरे घर में आग लग गई, या कुछ भी हो गया, तो उसमें मेरा 4 लाख का लॉस हो गया। ठीक है। तो सभी जो ये चारों कंपनी थी, कंपनी A1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, ये मुझे 4-4 लाख रुपए पे नहीं करेंगी अलग अलग, ये मुझे टोटल 4 लाख रुपए पे करेंगी, और मिल के कंट्रीब्यूट करेंगी, और उस रेशो में प्रीमियम उस रेशो में देंगी जिस रेशो में मैंने प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने 4-4 लाख का 4 कंपनियों से इंश्योरेंस ले लिया, टोटल हो गया 16 लाख, लेकिन मेरा जो लॉस हुआ वो हुआ 4 लाख का। तो ये चारों कंपनी ABCD चारों कंपनी मिलके कंट्रीब्यूट करके मुझे मेरा क्लेम अमाउंट 4 लाख रुपए दे देंगी। ये ऐसा नहीं होगा कि 4 लाख का लॉस हुआ है तो 4 लाख A देगी, 4 लाख B देगी, 4 लाख C देगी, 4 लाख D देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चारों आपस में बात करके, और जिस रेशो में मैंने प्रीमियम दिया है उसके अकॉर्डिंग वो मेरा पूरा लॉस कवर करेंगी, लेकिन मिल कर करेंगी। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। देखो, प्रिंसिपल ये वर्ड आया है, द टर्म प्रॉक्सिमेट कॉज इन लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है नियरेस्ट और इमीडिएट कॉज। ठीक है। इन केस लॉस इज अकर ड्यू टू मोर देन वन कॉज, देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द नियरेस्ट और द डायरेक्ट कॉज टू लॉस टू बी कंसिडर्ड एज द एक्चुअल कॉज ऑफ द लॉस, नॉट द रिमोट कॉज। पढ़ने में बहुत टफ लग रहा होगा ना, लेकिन इतना टफ नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। इसका एग्जांपल, एन इंश्योर्ड सफर्ड इंजरीज इन एन एक्सीडेंट वाज एडमिट टू द हॉस्पिटल। ठीक है। एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उसको इंजरीज आई थी। ठीक है। वाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ही कॉन्टेक्टेड इन्फेक्टियस डिसीज विच कॉज हिज डेथ, और उसी टाइम उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया जो उसकी डेथ का रीजन बन गया। द कोड हेल्ड दैट द प्रॉक्सिमेट कॉज द डेथ वाज द डिसीज। ठीक है। और कोड क्या कहता है कि जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो डिसीज है। ठीक है। डिसीज की वजह से उसकी डेथ हुई है, एंड ओरिजिनल कॉज डेथ वाज मेरली रिमोट कॉज, और जो एज सच द क्लेम इज़ नॉट पेबल अंडर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलेगा। सपोज जैसे एक पर्सन है, मैं इसका दूसरा एग्जांपल देती हूँ।
एक पर्सन है, वो घुड़सवारी कर रहा था, ठीक है, घुड़सवारी कर रहा था, घुड़सवारी करते करते वो गिर गया, उसको इंजरी आ गई, इंजरी आई, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, इंजरी आई, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, इंजरी का ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के टाइम उसको हार्ट अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो उसकी डेथ किस वजह से हुई? हार्ट अटैक की वजह से, ना कि एक्सीडेंट की वजह से। तो इस केस में कंपनी उसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर नहीं देगी, क्योंकि एक्सीडेंट से उसकी डेथ नहीं हुई, उसकी डेथ तो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ठीक है। ये होता है प्रॉक्सिमेट कोज, नियर कोज, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिनिमाइज और डिक्रीज दिस सेवरिटी ऑफ लॉस। मैं आपको समझा देती हूँ। प्रिंसिपल, मान लो कि आपकी एक कार है, ठीक है, और आप उस कार में कहीं जा रहे हो और आपके बोनट में थोड़ी सी आग लग गई, कार के बोनट में आग लग गई, लेकिन वो आग आप बुझा सकते हो, ठीक है, आग बुझाकर आप अपना लॉस कम कर सकते हो। लेकिन आपने क्या करा, आपने वो आग बुझाई नहीं, उसे और जलने दिया, तो मतलब आप अपना लॉस खुद बढ़ा रहे हो। आपको ये लगेगा कि चलो मेरे मेरे बोनट में थोड़ी बहुत स्पार्किंग हुई है, तो इसको क्यों ना मैं आग में बदल दूँ, कार में ही आग लगा दूँ, और आपकी कार में आपकी गलती की वजह से आग लग गई। तो उस टाइम पे ये क्या होता है, वैन एवर द लॉस अकर्ड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर, ये ड्यूटी होती है कि वो रीजनेबल स्टेप ले लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। और ठीक है, और ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने वो आग नहीं बुझाई, है ना, आपने वो आग नहीं बुझाई और उससे आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जब इंश्योरेंस की टीम ने आपकी कार का इंस्पेक्शन किया, तो डेफिनेटली उनके पास एक से एक एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जो ये इजीली पता लगा लेते हैं कि आग थोड़ी सी लगी थी या आग को बढ़ाया गया था लगाकर। तो अगर उनको पता चल जाता है कि आपने खुद ही अपनी कार में लगी हुई आग को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो आपको क्लेम नहीं होगा। और इसी इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन में लोग क्लेम लेने के लिए अपने ही लॉस को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो आपकी कार में एक स्क्रैच आया, अब आपको उसका क्लेम लेना है, आपने एक स्क्रैच न करके 2 स्क्रैच और मार दिए कि चलो क्लेम तो मिल ही जाएगा, मैं ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके पास टीम होती है। अगर ऐसे होने लग जाए तो कंपनी का तो दिवाला ही निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये 7 के 7 प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाए हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ये लिटिल बिट कि आप अपने पॉइंट्स देख लो, तभी आप लेक्चर देखना, ठीक है। टाइप ऑफ अम्बर्समैन इन इंडिया, इंडिया में अम्बर्समैन के कितने टाइप हैं ये कवर करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं समरी टेबल, जितने भी मैं टाइप करवाऊंगी उसकी मैंने समरी टेबल बनाई हुई है ताकि आपको इजीली रहे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, कौन अपॉइंट कर सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, टेन्योर कितना होता है अम्बर्समैन का ये भी बताऊंगी मैं आपको, एंड इंश्योरेंस अम्बर्समैन कौन कौन जा सकता है, एंड कितने टाइप के कितनी कंप्लेंट इंश्योरेंस अम्बर्समैन में जा सकते हैं, और इंश्योरेंस अम्बर्समैन कहाँ कहाँ पर है सिचुएटेड, एंड कंप्लेंट कैसे फ़ाइल की जाती है, टाइम लिमिट क्या होती है कंप्लेंट की, हम इंश्योरेंस अम्बर्समेंट में क्यों जाते हैं, और सेटलमेंट प्रोसेस में एलिजिबिलिटी क्या होती है, और कंप्लेंट कैसे फ़ाइल करते हैं, और इसके रेगुलेशन के मेथड क्या होते हैं, जैसे मेडिएशन, कॉन्सिलेशन और अवार्ड, ठीक है, फाइनलिटी। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए, तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना एंड कमेंट करना। तो चलो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। इंश्योरेंस अम्बर्समैन, इंश्योरेंस अम्बर्समैन क्या होता है, हमें ये देखना है कि इंश्योरेंस अम्बर्समैन क्या होता है, ये कब बना था और कब ये पावर में आया, क्या होता है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ जो उसमें लिखी हुई है। एन अम्बर्समैन इज ए पर्सन who act as a trusted intermediary between an organization and some
internal or external constituency and represent not only but mostly to the broad scope of the constituent interest। अब देखो आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, सब्जेक्टिव टाइप तो आएगा नहीं, तो आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि इनके कॉन्सेप्ट आपको इजीली क्लियर होने चाहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज गलत ना हो। तो इंश्योरेंस अम्बर्समैन क्या होता है? ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। ये क्या है? एक हमारा अम्बर्समैन इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन है। ये हमारी कोई एंटिटी कंसीडर नहीं होगी, कोई कंपनी कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। ये क्या करती है? ये अब ये बताओ कि इंश्योरेंस अम्बर्समैन कब आया था, ये कब बना था? अगर किसी को पता हो तो आप मुझे बताओ, ठीक है। इंश्योरेंस अम्बर्समैन आया था आपका 1998 में, ठीक है। 1998 में इंश्योरेंस अम्बर्समैन आपका बन गया था, लेकिन इसके पास पावर्स नहीं थी। और इसके पास पावर कब आई? तो पावर आई 2017 में। तो इसी को कहते थे इंश्योरेंस अम्बर्समैन स्कीम। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना कि इंश्योरेंस अम्बर्समैन स्कीम कब आई थी, तो उसका आंसर 2017 होगा, ना कि 1998, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया अम्बर्समैन क्या है? एक पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और जिसकी कंप्लेंट होती है उसके बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम करता है और उनको हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई एंटिटी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं अम्बर्समैन का मीनिंग क्या होता है, ये क्यों अपॉइंट किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अम्बर्समैन इन इंडिया। इंडिया में अम्बर्समैन के कितने टाइप हैं? देखो, अगर मैं चाहती तो आपको खाली इंश्योरेंस अम्बर्समैन करवा के छोड़ देती, जैसे और यूट्यूब चैनल्स पे करवाया गया हुआ है, टाइप नहीं बताए गए। मैं आपको यहाँ पे इसके सारे टाइप्स बताऊँगी। इसका फर्स्ट टाइप है इंश्योरेंस अम्बर्समैन, ठीक है। इंश्योरेंस अम्बर्समैन में क्या देखा जाता है? जो इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट आती हैं, ये उससे डील करती है। कौन कौन से इंश्योरेंस से डील करती है? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड एसेट्रा, ठीक है। और इंश्योरेंस अम्बर्समैन को अपॉइंट कौन करता है? तो ये करती है गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल, इसे बोलते हैं GBIC। GBIC को क्या बोलते हैं? गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल। ये किसे अपॉइंट करती है? ये करती है इंश्योरेंस अम्बर्समैन। इंश्योरेंस अम्बर्समैन कहाँ डील करता है? इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट आती है उनमें डील करता है, और ये सभी तरह के इंश्योरेंस में कंप्लेंट डील करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टाइप, बैंकिंग अम्बर्समैन। बैंकिंग अम्बर्समैन क्या होता है? बैंकिंग अम्बर्समैन किस में डील करता है? कंप्लेन अगेंस्ट बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हुई है, क्यों हुई है? लाइक डिले इन सर्विस, उनकी सर्विस में डिले करा है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हैं, या ATM इशू हुआ है और बैंक आपकी कंप्लेंट नहीं सुन रहा, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? फॉर ऑल बैंक इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन बैंक, सभी तरह के बैंक आते हैं। बैंकिंग अम्बर्समैन को कौन अपॉइंट करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बैंकिंग अम्बर्समैन को किसने रिप्लेस किया है? पहले बैंकिंग अम्बर्समैन था, अब बैंकिंग अम्बर्समैन की जगह बैंकों की कंप्लेंट कौन सुनता है? तो ये आया है इंटीग्रेटेड अम्बर्समैन स्कीम 2021, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि बैंकिंग अम्बर्समैन को रिप्लेसमेंट किया है इंटीग्रेटेड अम्बर्समैन स्कीम 2021। इसमें क्या क्या कवर होते हैं? बैंक कवर होते हैं, NBFC एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको लेक्चर के टाइम ही ये सब चीज़ सारी याद हो जाए, आपको बार बार रीड आउट ना करना पड़े। अब हम देखते हैं टाइप थर्ड, इनकम टैक्स अम्बर्समैन। अब इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है लेस एक्टिव नाउ, अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये किससे रिलेटेड कंप्लेंट डील करेगा? ऑब्वियसली इनकम टैक्स से रिलेटेड कंप्लेंट डील करेगा। जो अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है वो डील करेगा। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ टाइप, ठीक है।
फोर्थ टाइप में आता है इलेक्ट्रिसिटी अम्बर्समैन। इसमें डिस्प्यूट किसके होते हैं, कंज्यूमर के होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के होते हैं, ठीक है। इसे कौन अपॉइंट करता है, इसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अपॉइंट करता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में आता है पेंशन अम्बर्समैन। पेंशन अम्बर्समैन में किसके कंप्लेंट देखे जाते हैं, ग्रीवेंस रिलेटेड टू पेंशन स्कीम से रिलेटेड ग्रीवेंस देखे जाते हैं। और इसे कौन अपॉइंट करता है, पेंशन अम्बर्समैन को रेगुलेट कौन करता है, इसे करता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे रेगुलेट करती है। और ये किस लिए किया जाता है, जैसे NPS में कोई प्रॉब्लम आ रही है या अदर पेंशन रिलेटेड कोई इशू है, कंप्लेंट है, उसमें ये पेंशन अम्बर्समैन आता है और इसे PFRDA देखता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिक्स्थ, लोकपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकपाल वाला। ये गवर्नमेंट करप्शन के लिए देखा जाता है। इसमें कैसी कंप्लेंट आती हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल और मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है वो देखी जाती है, ठीक है। और ये किसके लिए होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफिस के लिए होती है। और कौन अपॉइंट करता है इन्हें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें मैंने देखो आपके लिए ये समरी प्रिपेयर की हुई है कि इंश्योरेंस अम्बर्समैन कौन कौन से हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, और इन्हें कौन इनको मतलब अपॉइंट करता है, ये अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे इंश्योरेंस अम्बर्समैन को GBIC करती है। GBIC की फुल फॉर्म मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी, आप वो कमेंट में लिख सकते हो, मेंशन करो। बैंकिंग अम्बर्समैन होता है। इनकम टैक्स को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट। पेंशन को PFRDA। लोकपाल को कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इनसे रिलेटेड मैटर्स ये देखे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट। अब इंश्योरेंस अम्बर्समैन का अपॉइंटमेंट यूजली कौन करता है, सबके बता दिए मैंने। इंश्योरेंस का मैं एक अकेले बता देती हूँ आपको। एन अम्बर्समैन इज एन ऑफिशियल यूजली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट बाय पार्लियामेंट। गवर्नमेंट करती है और पार्लियामेंट करती है। हु इज चार्ज with the representing the interest of the public by investigating and addressing complaint reported by individual सिटीजन। ये क्यों की जाती है, ये जो अपॉइंट की जाती है ना, ये एक सिलेक्शन कमेटी होती है ताकि इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट हैं उनको डील कर सके। जैसे आपका हो गया लाइक ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, माइक्रो एंटरप्राइज के इंश्योरेंस की कंप्लेंट हो गई, है ना। और आपका हो गया एजेंट इमीडिएटरी की, एजेंट की कोई कंप्लेंट हो गई, वो भी इंश्योरेंस अम्बर्समैन देखता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हु कैन बी अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट कर सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अपॉइंटेड बाय सिलेक्शन कमेटी, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा मेंशन करूँ। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टर्म ऑफ द इंश्योरेंस अम्बर्समैन। इंश्योरेंस अम्बर्समैन का टर्म क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, इसका टेन्योर होता है 3 ईयर और अनटिल द एज ऑफ 70 विच एवर कम अर्लियर। देखो 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट और 70 साल की उम्र तक, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा ना वो इसका टेन्योर कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आया, या तो वो 70 साल का हो जाए या फिर 3 साल, जो भी पहले आ जाए तो वो इसका टेन्योर कहलाएगा। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस अम्बर्समैन एलिजिबल होता है रीअपॉइंटमेंट के लिए। रीअपॉइंटमेंट के लिए क्यों एलिजिबल होता है, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसे कंसीडर कर सकते हैं, वो एलिजिबल हो जाता है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। कैन गो द इंश्योरेंस अम्बर्समैन, इंश्योरेंस अम्बर्समैन में कौन जा सकता है। देखो मैं इसको एक सीधे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एक पर्सन है, उसका नाम है राम। राम ने क्या किया, राम ने एक कंपनी से, XYZ कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उससे इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस वाली कंपनी ने बोला कि आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इतना बेनिफिट है, इतना क्लेम मिलेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन जब वो क्लेम लेने गया तो उसको कुछ चीज़ें अलग मिली या कम मिली, तो उसके साथ धोखा हुआ ना। तो अब राम क्या करेगा, राम कंप्लेंट करेगा। पहले इसके लिए इसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगी। राम इसमें कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, कब कर सकता है वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ।
कि जैसे वो उसको झूठ बोल के पॉलिसी सेल की गई, उसे पता चल गया, उसने पॉलिसी कंपनी को बोला कि मेरे साथ ये हुआ है, पर इंश्योरेंस कंपनी उसको सुन ही नहीं रही है। ठीक है, अगर कंप्लेंट को 1 मंथ से इंश्योरेंस कंपनी से कोई रिप्लाई नहीं मिलता, जो जिसने कंप्लेन की है उस पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी से 1 मंथ तक कोई रिप्लाई नहीं मिलता, तो वो 1 मंथ के बाद इंश्योरेंस अम्बेसडर में जाके कंप्लेंट कर सकता है। तो देखो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है, एनी पर्सन, कौन जा सकता है, हु है टेकन ए लाइफ इंश्योरेंस, जिसने लाइफ इंश्योरेंस लिया हो, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो, जर्नल इंश्योरेंस लिया हो। ठीक है, ए कंप्लेंट दैट द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट सॉल्विंग प्रॉपरली और इज टेकिंग टू लॉन्ग, या तो इंश्योरेंस कंपनी उसका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो वहाँ जा सकता है इंश्योरेंस अम्बड्समैन में। अब हम देखते हैं आगे। What kind of complaint can you take to the ombudsman? ombudsman में आप किस तरह की कंप्लेंट लेके जा सकते हो? डिले इन गेटिंग योर क्लेम, आपको अपना क्लेम मिलने में देर हो रही है। पार्शियल और फुल रिजेक्शन ऑफ क्लेम, आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है आधा या पूरा, विदाउट ए प्रॉपर रीजन, बिना किसी रीजन के। डिसएग्रीमेंट हुआ है, जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है पॉलिसी का, उसका डिसएग्रीमेंट हुआ है, तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। प्रीमियम पेमेंट में कोई इशू है, तब भी कंप्लेंट कर सकते हो। रिफंड में कोई इशू है या फिर कोई रॉन्ग डिडक्शन हुई है, तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं वेयर इज द इंश्योरेंस अम्बड्समैन। इंश्योरेंस अम्बड्समैन कहाँ कहाँ पर है, आप कहाँ कंप्लेंट करोगे? अभी जो करंटली है ना, 17 अम्बड्समैन ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, कितने टोटल? 17 हैं। और ईच वन लुक आफ्टर सर्टेन स्टेट और रीजन, सबके अपने अपने रीजन और स्टेट हैं। अब आपको इंश्योरेंस की कंप्लेंट करनी है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप एडा की वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ पर आप अपना कंप्लेंट जोन पता लगा सकते हो और वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर ऑफलाइन करनी है तो। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन कंप्लेंट करनी है, वहाँ जाकर कंप्लेंट करनी है, तो एडा की वेबसाइट से आप कंप्लेंट जोन पता लगा के अपने एरिया का डाल के कंप्लेंट जोन का पता लगा के वहाँ कर सकते हो। और ऑनलाइन करनी है तो ऑनलाइन भी हो जाएगी। ऑनलाइन कहाँ पर होती है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट, ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया भी था कि हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट कैसे फाइल होती है। ठीक है, पहले आपको क्या करना होता है? फर्स्ट राइट टू योर इंश्योरेंस कंपनी, आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को लिखना होता है। इफ़ दे डोंट रिप्लाई इन 30 डेज, अगर वो 30 डेज में रिप्लाई नहीं करती और यू आर नॉट हैप्पी विद द रिप्लाई, और आप उसके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, देन यू कैन कंप्लेन टू द इंश्योरेंस अम्बड्समैन, तो आप इंश्योरेंस अम्बड्समैन में जा सकते हो। और ऑनलाइन कैसे करोगे? देखो, ऑनलाइन का मैंने आपको लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, ये उसका है। आप बाय ईमेल भी कर सकते हो और पोस्ट भी कर सकते हो, जो आपके नियर ऑफिस होगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड है कि आप कंप्लेंट कैसे फाइल करोगे। कंप्लेंट फाइल करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। इसके बाद इसकी मैं टाइम लिमिट भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, टाइम लिमिट कितनी है? टाइम लिमिट है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट यू गोट द फाइनल रिप्लाई फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आज मान लो, आज डेट क्या है? आज है 11 अप्रैल। ठीक है, आज 11 अप्रैल है और आज आपको इंश्योरेंस कंपनी ने रिप्लाई दे दिया, मतलब फाइनल डिसीजन दे दिया। ठीक है, फाइनल डिसीजन दे दिया। ठीक है, तो डिसीजन के 1 साल बाद तक, यानी कि 11 अप्रैल 2026 तक आप कंप्लेंट कर सकते हो। मतलब आपको 1 साल के अंदर अंदर ही कंप्लेंट करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे आपका डिसीजन आया है, तो डिसीजन आने के 1 साल बाद तक आप कंप्लेन कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं, ये हो गई इसकी टाइम लिमिट। अब वाई यूज़ द इंश्योरेंस अम्बड्समैन, इंश्योरेंस अम्बड्समैन को यूज़ क्यों किया जाता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई हमारी कॉस्ट नहीं लगती, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस होता है, कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और डिसीजन कितने मंथ में आ जाता है? मोस्टली 3 to 6 मंथ में डिसीजन आ जाता है। चलो अब आगे देखते हैं सेटलमेंट प्रोसेस। सेटलमेंट प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि सेटलमेंट प्रोसेस कैसे होता है इसका। देखो,
द सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस अम्बर्समैन कैसे होता है इंडिया के अंदर? प्रोवाइड ए फास्ट होता है, फेयर होता है, कॉस्ट फ्री होता है, ठीक है। और रेजुलेशन देता है, किसको देता है? पॉलिसी होल्डर को देता है जिन्होंने कंप्लेंट की है इंश्योरर के अगेंस्ट। और इसमें स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब ये देखो, एलिजिबिलिटी टू अप्रोच द अम्बर्समैन की एलिजिबिलिटी क्या है? बिफोर अप्रोचिंग द अम्बर्समैन द कंप्लेनेंट और पॉलिसी होल्डर देयर लीगल हेयर नॉमिनी मस्ट, उनको क्या करना होगा? एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल करनी होगी। अगर कंपनी इंश्योरेंस कंपनी विद इन 30 डेज में रिप्लाई नहीं देती है या अनसेटिस्फैक्ट्री है तो आप 1 महीने बाद इंश्योरेंस अम्बर्समैन में जा सकते हो। द कंप्लेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरर फाइनल रिप्लाई। जब उसका फाइनल रिप्लाई आता है उसके 1 साल के अंदर अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो। 1 साल के बाद अगर आप जाओगे तो आपकी कंप्लेंट कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। फाइलिंग द कंप्लेंट, कंप्लेंट मस्ट मेड इन राइटिंग में होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। थ्रू ऑनलाइन किसके थ्रू, कौन से पोर्टल के थ्रू होनी चाहिए? बीमा भरोसा पोर्टल, ठीक है। और इसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए? नाम और एड्रेस होना चाहिए जो कंप्लेंट कर रहा है, किसके लिए, किसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हो, उस कंपनी का नाम और ब्रांच का नाम, कंप्लेंट के फैक्ट क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? अब अम्बर्समैन भी तो कुछ देखेगा, तो इसके बाद होगा आपने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट फाइल कर दी, कंप्लेंट चली गई अम्बर्समैन ऑफिस क्या चेक करेगा कि कंप्लेंट आपके जुडिक्शन एरिया में आती है या नहीं, या और वेदर इट मीट द एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया को मीट करती है या नहीं। सपोज मान लो आपके इंश्योरेंस कंपनी ने रिप्लाई दे दिया, 15 दिन में ही रिप्लाई दे दिया, ठीक है, तो और आपने कंप्लेंट कर दी तो वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो क्राइटेरिया तो 30 दिन का है ना, आपको 30 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा ना, कि आपको 30 दिन इंश्योरेंस कंपनी की रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा, तभी आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, रेजुलेशन मेथड। रेजुलेशन कैसे होता है इसका? फर्स्ट स्टेप इसका आता है मेडिएशन का मीनिंग है कॉन्सिलेशन, ठीक है। अब इंश्योरेंस अम्बर्समैन क्या करेगा? इंश्योरेंस अम्बर्समैन ट्राई करेगा कि मेडिएट करे बिटवीन द पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, एक बिचौलिए की तरह काम करे, मीडिएटर की तरह काम करे। ऑफ इफ़ बोथ पार्टी एग्री, अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाती है तो ए सेटलमेंट इज रीच, सेटलमेंट पर आ जाती है। फिर एग्रीमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है और साइन किया जाता है दोनों पार्टी के थ्रू। दिस एमिकेबल सेटलमेंट इज बाइंडिंग एंड क्लोज द कंप्लेंट। फिर इस एमिकेबल सेटलमेंट को बाइंड कर दिया जाता है दोनों पार्टी पे और कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाता है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब सपोज करो कि आपका कॉन्सिलेशन का डिसीजन पसंद ही नहीं आया, तब क्या करोगे आप? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हम करेंगे, हमारा सेकंड स्टेप आता है इफ़ मेडिएशन फेल, तब हम करेंगे अवॉर्ड बाय अम्बर्समैन। इसको आप ये भी बोल सकते हो पासिंग ऑफ अवार्ड, ठीक है। एग्जाम में ये भी लिखा सकता है कि पासिंग ऑफ अवार्ड क्या है, ठीक है। पासिंग ऑफ अवार्ड क्या है या अवार्ड बाय अम्बर्समैन क्या है? अगर मेडिएशन फेल हो गया, ठीक है, द अम्बर्समैन इशू एन अवार्ड विद इन 3 मंथ। अम्बर्समैन फिर क्या करेगा? विद इन 3 मंथ में फाइनल डिसीजन दे देगा, अवार्ड दे देगा। द अवार्ड इज रिटर्न डिसीजन, ये रिटर्न होगा, ठीक है। इंक्लूड द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रिलीफ अप टू 30 लाख। इसमें अम्बर्समैन कितना कंपनसेशन देता है? मैक्सिमम 30 लाख का कंपनसेशन देता है, मैक्सिमम, ठीक है। और आप ये कह सकते हो 30 लाख या जो लॉस का अमाउंट है, ठीक है, या जो लॉस का अमाउंट है, इन दोनों में से जो भी कम है वो अम्बर्समैन आपको दे देगा, ठीक है। इंश्योरर मस्ट कंप्लाई विद इन 30 डेज रिसीप फॉर एक्सेप्टेंस। जब डिसीजन आ जाता है ना तो कंप्लेंट को क्या, जिसने कंप्लेंट किया उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है राइटिंग में, ठीक है, विद इन 30 डेज में, और वो डिसीजन कंप्लाई हो जाता है विद इन 30 डेज में। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट स्लाइड, फाइनलिटी। द अवार्ड ऑफ द अम्बर्समैन इज़ फाइनल। अम्बर्समैन का अवार्ड फाइनल है और बाइंडिंग है ओनली इफ़, लेकिन इसकी कंडीशन है एक्सेप्टेड बाय द कंप्लेनेंट। अगर कंप्लेनेंट ने, जिसने कंप्लेंट करी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है
ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो लीगल रेमेडीज कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है और सिविल कोर्ट जा सकता है। उसके बाद ये लास्ट स्टेप होगा कंज्यूमर कोर्ट और सिविल कोर्ट का। क्योंकि अम्बर्समेंट किस लिए बनाए गए, अम्बर्समेंट इसलिए बनाए गए कि जो सेटलमेंट है वो हमारा 3 to 4 मंथ में हो जाए। लेकिन अगर आप कोर्ट चले जाते हो ना, कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट, तो आप देखो कि वहाँ पे डेट पर डेट मिलती रहती है और ये केस लंबा खिंच जाता है। तो इसलिए कंज्यूमर को इसलिए मोस्टली पर्सन को प्रेफर करना चाहिए कि उनका या तो कॉन्सिलेशन के थ्रू हो जाए, मेडिएशन के थ्रू हो जाए, ठीक है, या फिर अवॉर्ड के थ्रू हो जाए, कोर्ट जाना ही ना पड़े। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में नीचे मेंशन कर सकते हो। ये लेक्चर सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, लाइक LIC, AAO, ADO, APFC एंड जो बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी। तो गाइस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, हैव ए